हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 2 चैप्टर 21 फोर्सफुली किस। आज जब अनोखी अपने घर पहुंची तो एक अलग ही मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनोखी घर के अंदर आए मिस्टर लूथरा ने अनोखी को आवाज दी, अनु बेटा इधर आइए। मिस्टर लूथरा की आवाज सुन अनोखी उनके पास आ सोफे पर बैठ गई। मिसेस लूथरा मिस्टर लूथरा को देख रही थी। उन्हें डर था कि जो बात वो अनोखी से करने वाले हैं उसे जानकर वो कैसे रिएक्ट करेगी। मिस्टर लूथरा बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ऐश बेटा कैसी है? मिस्टर लूथरा की ऐसी बातें सुन अनोखी समझ गई कि मिस्टर लूथरा को कुछ ऐसी बात करनी है जिसके लिए अनोखी रेडी नहीं होगी, इसीलिए बातें घुमाकर अपनी बातें कही जा रही है। मिस्टर लूथरा की बात सुन अनोखी उनसे कहती है कि डैड आपको मुझसे क्या बात करनी है? यह बातें घुमाकर ना कहिए, सीधे सीधे कह दीजिए, इतना क्यों बातों को घुमा रहे हैं? अनोखी की बात पर मिस्टर लूथरा अपना गला हल्का सा ठीक करते हुए मिसेस लूथरा की तरफ देखते हैं, जो कि उन्हें आंखों से आगे कहने का इशारा करती है, अनोखी बेटा हमने आपके लिए कुछ सोचा है। मिस्टर लूथरा की बात पर अनोखी ने उन्हें अपनी तीखी आंखों से देखकर कहा, और वो फैसला क्या है डैड? बता ही दीजिए डैड, आपने क्या सोचा है? आप ऐसे सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, मुझे तो डर लगने लगा, पता नहीं आपने ऐसा क्या सोच लिया है। मिस्टर लूथरा अनोखी की बात को सुनकर उसे कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, मेरे दोस्त का बेटा है। मैंने आपके फेवरेट कैफे में वह डेट फिक्स की है, मिस्टर शर्मा का बेटा वही आएगा और आज शाम को तुम्हें उससे मिलने जाना है। मिस्टर लूथरा की बात सुनकर अनोखी गुस्से से कहती है, सीरियसली डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा और अचानक से कैसे अपने डेट फिक्स कर दी? अनोखी को गुस्से में देख मिस्टर लूथरा कहते हैं कि बेटा मेरा दोस्त तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता है, लेकिन मैंने तुमसे अभी कुछ बात नहीं की थी, वो मेरे पीछे ही पड़ गया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि पहले बच्चे एक दूसरे को जान ले समझ ले। जब उन्हें लगे कि वह एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है। मिस्टर लूथरा की बात सुनकर अनोखी गुस्से में मना करते हुए कहती है कि आपको वही मना कर देना चाहिए था। मैं नहीं जाने वाली किसी के साथ कोई भी ब्लाइंड डेट पर। बात को बिगड़ता देख मिसेस लूथरा कहती है कि बेटा आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट ही तो है, आपको मिलना है। अगर आपको वह लड़का जम रहा है तो ठीक है, नहीं जम रहा है तो डैड मिस्टर शर्मा को मना कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर आप भी सोचिए, डैड ने अपने दोस्त को कमिटमेंट दे दी है, इसीलिए आप चले जाए ब्लाइंड डेट अटेंड करने। प्लीज चले जाए, डैड की बात का मान रख लीजिए बेटा। अपने मॉम डैड की बात सुन अनोखी उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखती है और सोचती है क्या ही पेरेंट्स मिले हैं, काफी अच्छे से इमोशनल ब्लैकमेल करना जानते हैं। आखिर में अनोखी हार मानते हुए कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर आखिरी फैसला मेरा होगा कि मुझे उसे लड़के से आगे रिश्ता रखना है कि नहीं, इसके लिए आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। मैं आपकी बात मान रही हूं और आप मेरी बात मानेंगे, आप मिस्टर शर्मा को साफ साफ मना कर देंगे। अनोखी की बात सुनकर मिस्टर लूथरा एंड मिसेस लूथरा एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देते हैं। अपने मॉम और डैड की हाँ सुनकर अनोखी गुस्से से खड़े हो पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। अनोखी अपने रूम में आकर गहरी सांस ले सीधे ऐश को कॉल करती है। ऐश जो कि मिस्टर रॉय के ख्यालों में खोई हुई थी, अनोखी का कॉल आता देख उसे पिक करती है और मैडम अभी तो हम मिले थे, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। ऐश की बात सुनकर अनोखी भुन भुनाते हुए कहती है कि यह सब तेरे कारण हो रहा है, अगर तू इतनी जल्दी शादी नहीं करती मेरे घर वालों को ये ख्याल नहीं आता और न ही मुझे फोर्स करते। अनोखी की बात पर ऐश एक पल को शॉक एक्सप्रेशन से कहती है कि पागल हो गई है क्या, ये क्या बोल रही है? सामने से अनोखी कहती है कि पापा ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है और नीचे जो भी बात हुई थी धीरे धीरे कर ऐश को सारी बातें बता देती है। अनोखी की बात पर ऐश कुछ पल रुक जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है ना, चली जा, कुछ नहीं होता। डेट पर जाने में सुन एक काम करना, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनना, उसमें तू बहुत अच्छी लगती है। ऐश की बात सुन अनोखी गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहती है तू मेरी प्रॉब्लम सुन, हंस रही है और गुस्से में कॉल कट कर देती है।
कुछ देर खुद को शांत कर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। बाथरूम से वह ड्रेसिंग रूम की ओर जाती है तो उसे ऐश की बात याद आती है। जब ऐश ने कहा था कि वह ब्लैक ड्रेस में अच्छी लगती है, पता नहीं उसने क्या सोचा और वह वहां जा एक सुंदर सी ब्लैक ड्रेस निकलती है और उसे पहन लेती है। कपड़े चेंज कर अनोखी ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी होने लगती है। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और एक छोटा सा क्लचर लगाया हुआ था। आंखों में मस्कारा, हल्की पिंक लिपस्टिक, कानों में छोटी छोटी टॉप्स पहनी हुई थी। बस इतने में ही अनोखी कहर ढा रही थी। अपनी हिल्स पहन ड्रेस से मैचिंग बैग ले अनोखी रूम के बाहर निकल जाती है। जब वह हॉल में आती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड बैठे हुए हैं। मॉम उठकर अनोखी के पास माथे को चूमते हुए कहती है, बेटा आप बहुत सुंदर लग रही है। अनोखी हल्का मुस्कुरा देती है। अनोखी अपनी मॉम के गाल पर किस कर अपने डैड के पास आती है और उनसे पूछती है कि मैं उसे कैसे पहचानूंगी। तो डैड कहते हैं कि उसने व्हाइट कलर की एक शर्ट पहनी हुई है और उसका नाम आयुष शर्मा है। अनोखी हाँ में सिर हिला घर से बाहर निकल जाती है। पार्किंग एरिया में अनोखी एक कार निकालती है और उसमें बैठ कैफे की ओर निकल जाती है। अनोखी कुछ देर में ही कैफे पहुंच जाती है। कैफे पहुंचकर वो चारों तरफ देखती है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। तो वह झील के पास निकल जाती है। झील का शांत माहौल देख उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। वह वहीं लगे टेबल पर बैठ जाती है और आयुष शर्मा का वेट करने लगती है। कुछ देर वेट करने के बाद भी जब मिस्टर शर्मा का बेटा नहीं आया तो उसे गुस्सा आने लगती है। एक तो वैसे ही उससे आने का मन नहीं था, ऊपर से इन महाशय को लेट होना है। जैसे ही अनोखी वहां से उठकर जाने लगती है तो उसकी टेबल के पास एक शख्स आता है और कहता है, क्या आप वही हैं जिसके साथ आज मेरी ब्लाइंड डेट है? उस शख्स की बात सुन अनोखी को लगता है कि वह मिस्टर शर्मा का बेटा आयुष शर्मा है, इसलिए वह हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, हाँ मैं वही हूँ। वह शख्स अनोखी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अनोखी उसके बैठने के बाद थोड़ा गुस्से में कहती है, मिस्टर आपको लगता नहीं कि आपके टाइम जैसे ही दूसरों का टाइम इम्पोर्टेंट होता है? अनोखी की बात पर वो लड़का समझ जाता है कि अनोखी उसे लेट आने पर ताने मार रही है। उस लड़के को कुछ न बोलता देख वो चुप हो जाती है। कुछ देर तक दोनों चुप ही रहते हैं पर उनके मन बकायदा बोले जा रहे थे। अनोखी सामने बैठे शख्स को देख रही थी। अनोखी मन में कहती है, दिखने में तो अच्छा है, हैंडसम भी है, पर अभी मुझे ये सब नहीं करना है और क्या पता है इसके हैंडसम चेहरे के पीछे कौन सा राक्षस है। वैसे ही मैंने सुना है सुंदर दिखने वाले लड़कों को एक नज़र में नहीं परखना चाहिए। सामने बैठा शख्स आप अनोखी के हर एक क्षण को देख रहा था और मन में कहता है कि लगती तो नहीं है ये फ्लटी टाइप की कि यह एक शुगर डैडी की तलाश में है। फिर आकाश ने ऐसा क्यों कहा कि जिस लड़की के साथ उसकी ब्लाइंड डेट है वो एक शुगर डैडी गर्ल है? दोनों अपने ही ख्यालों में गुम थे। उन ख्यालों को तोड़ते हुए वह शख्स अनोखी से कहता है, मिस आप क्या पीना पसंद करेगी? अनोखी उस शख्स की बात सुन कहती है कि मैं काफ़ी पीऊंगी, आपको जो पसंद हो वह आप ऑर्डर कर लीजिए। वह शख्स वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो अभी फिलहाल आप क्या कर रही हैं और हमारे ब्लाइंड डेट को लेकर आपके क्या विचार? अनोखी उस शख्स को देख मन में सोचती है कि कितना उतावला हुआ जा रहा है। यह मेरा जवाब जानने के लिए लड़के रहते ही है। ठर की मेरी सोच बिल्कुल सही थी, लड़कों की शकल पर नहीं जाना चाहिए। अनोखी खिसियानी हंसी हंसकर कहती है कि जी अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ और मेरा विचार अभी फिलहाल इस डेट को लेकर कुछ खास नहीं है, और वैसे भी हम जस्ट अभी मिले हैं, पहली ही मीटिंग में चीजें डिसाइड नहीं करती हूँ। वो शख्स मन में सोचता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक है, यह ऐसे भोले बनकर लोगों को फंसाती है। कैसे बोल रही है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, इसकी तो आज मैं अकल ठिकाने लगा दूंगा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। कुछ ही देर में दोनों का ऑर्डर आ जाता है। धीरे धीरे वह दोनों बातें कर रहे थे। अनोखी को ये ब्लाइंड डेट बोर लग रही थी क्योंकि यह सब कुछ ज्यादा ही बोल्ड होता जा रहा था। सामने वाला शख्स अनोखी को इतना इनोसेंट बिहेवियर को देख मन में सोचता है कि यह ऐसे तो सीधी बात बोलेगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ सोचते हुए वह शख्स मुस्कुरा देखा है। उसकी मुस्कान देख अनोखी को कुछ डाउट होता है, वह कुछ कहने वाली थी कि सामने से वह शख्स अनोखी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। अनोखी अपने हाथ पर उस शख्स का हाथ देख अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखती है।
अनोखी की आंखों को इग्नोर कर वह शख्स अनोखी के हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगता है। तो मैं कहा था मिस, आज की ब्लाइंड डेट तो हो गई, तो रात का क्या प्लान है? हम रात में कहाँ चल रहे हैं? जगह आप डिसाइड करेगी या मैं अपने रूम ले चालू हमारी ब्लाइंड डेट को रोमांटिक डेट में कन्वर्ट करने। उस शख्स की ऐसी वल्गर बातें सुनकर अनोखी को गुस्सा आने लगता है। बहुत जोर से अपना हाथ झटक कर उससे छुड़ा लेती है और उसके सामने जो काफी आधी बची हुई थी, जो कि हल्की ठंडी हो गई थी, उस शख्स के ऊपर फेंक देती है। उस शख्स की वाइट शर्ट कॉफी के कारण गंदी हो गई थी और अपनी उंगली दिखा उसे कहती है, ये अपनी घटिया हरकतें अपने पास रखना, मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूं। अनोखी के ऐसे रिएक्शन पर वह शख्स अपने गुस्से से भरी आंखों से अनोखी को देखता है, पर अनोखी उसकी नजरों को इग्नोर कर अपना बैग उठा वहां से उठकर जाने लगती है। अनोखी को अपने हाथों से निकलता देख वो उसका हाथ पकड़ कसकर अपनी ओर खींचता है। खींचे जाने पर अनोखी का सिर उस लड़के के सीने पर लगता है। कुछ देर तक तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। अनोखी गुस्से में उस लड़के से दूर हो एक तमाचा खींचकर उस लड़के के गाल में जड़ देती है और कहती, यू ब्लडी बस्टर्ड, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या ब्लाइंड डेट पर लड़की से ऐसे मिसबिहेव करते? अनोखी गुस्से में बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो और तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अनोखे के चांटा मारने से उस शख्स का मेल ईगो हट हो जाता है और वो अनोखी को वापस से खींच बालों को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अनोखी अपने हाथों से उसके सीने में मारती है। वो शख्स अनोखी को किस करने में इतना खो गया था कि उसे अनोखी के प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार अनोखी के होठों को किस कर रहा था जैसे कि उसे उसकी मनपसंद चीज मिल गई हो। उसकी ये गुस्से वाली किस पैशनेट किस में बदल गई थी। अनोखी लगातार उसे धक्का दिए जा रही थी, पर वह शख्स अनोखी को गहरी किस करने में लगा हुआ था। वह कभी उसकी नीचे वाले होठों को चूसता तो कभी ऊपर वाले होठों को। धीरे धीरे कर वो शख्स अनोखी को फ्रेंच किस करने का ट्राई करने लगा और उसकी पकड़ लूज होने लगी। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा उसे जोर से धक्का दिया और एक चांटा और जड़ दिया। उस चांटे के साथ ही अनोखी वहां से भाग गई। वह लड़का अपने गालों पर हाथ रखे अनोखी को जाते हुए देखता रह गया। अनोखी को जाता देख उस लड़के की आंखों में जो किस के दौरान भाव उमड़े थे वो कुछ तो अलग थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहली बार किसी लड़की को किस किया और उनकी किस कुछ इस तरह हुई। वो शख्स खड़ा ही था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आए, क्या आप ही मिस्टर क्रिश है? चैप्टर 22 मानस का प्रपोजल। किसी लड़की के बुलाए जाने पर वह शख्स होश में आता है, पीछे मुड़कर दिखाता है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की अदा के साथ चलते हुए उस शख्स के पास आती है। हेलो, मैं रिया हूँ। क्या आप ही मिस्टर क्रिश है जिसके साथ आज मेरी ब्लाइंड डेट है? वह लड़की आगे अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है कि सॉरी, वह मैं लेट हो गई, ट्रैफिक इतना ज्यादा था। सॉरी, आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? फिर थोड़ा शर्माते हुए, आप तो जानते होंगे गर्ल्स को रेडी होने में टाइम लगता है, जिस कारण मैं लेट निकली और ट्रैफिक में फंस गई। आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? उस लड़की की बात सुन क्रिश को झटका लगता है। झटका ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में किसी ने कट लगा दिया हो। वह बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे वो एक स्टैच्यू हो। रिया उसके पास आ उसके सामने हाथ वेव करती है। कुछ असर न होता देख वो उसके कंधे को टैप करती है। रिया के छूने पर क्रिश अपने सेंस में आता है और रिया से कहता है, सॉरी मिस रिया, हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे कुछ काम आ गया है। इतना कह वो वहां से निकल जाता है। जब क्रिश अपनी कार में बैठा हुआ था तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। डैड, आपने तो कहा था अपनी किसी को ब्लाइंड डेट के लिए भेजा है, पर वो लड़की मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है। मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब आप मुझे किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेंगे। इसके साथ ही वो जो कि शर्मा जी का बेटा था वहां से निकल जाता है और रह जाता है हमारे क्रिश बाबू के फेस पर शॉक एक्सप्रेशन। वो डेट वाली लड़की के बारे में सोचने लगता है कि उसने रिया के धोखे में किसी और लड़की को रिया समझ लिया और उसे जमाने भर का कह दिया। यार वो कितनी ब्यूटीफुल थी, मुझे चेहरे से ही इनोसेंट लग रही थी और मैंने न जाने उससे क्या क्या बोल गया। फिर क्या सोच रही होगी। क्रिश फ्रस्ट्रेशन में अपने फेस को रब करता है तो उसके हाथ होठों पर चला जाता है। तो क्रिश को इस अजनबी लड़की के साथ हुई किस याद आती है कि कैसे वो उसे किस करते हुए बहक गया था।
ये सोचते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। उसने इतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया पर कभी उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, पर आज उसने गुस्से में जो किया और उसके बाद उसका बहकना, उसके होठों को गहराई से चूमना, उसे सब याद आ रहा था। तो मिस अजनबी, आज इस क्रिश की पहली किस को आपके नाम किया गया है, तो अब आपका भी फर्ज है कि अब आप सिर्फ बनकर रहे। इसके साथ ही क्रिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। तो मिस अजनबी को अब ढूंढना पड़ेगा आखिर हमारी पहली किस चुराई है अपने, और सबसे बड़ी पनिशमेंट तो यह है इतने टाइम तक हमसे छुपकर रही और मिली भी तो सीधे हमें घायल करके है। इसके साथ ही क्रिश मुस्कुराते हुए अपनी कार लेकर निकल जाता है। यहाँ अनोखी अपनी कार को गुस्से में चलाते हुए आ रही थी और बार बार अपने हाथों से अपने होठों को पोंछ रही थी, जैसे कि उसके होठों पर पता नहीं ऐसी कौन सी चीज लगी हो। उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे अपने डैड पर आ रहा था, जिन्होंने उसकी ऐसे ठरकी लड़के के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की। और सबसे बड़ी बात तो उसे ये लग रही थी कि उस ठरकी लड़के ने उसकी पहली किस चुरा ली, जो कि उसने अपने हस्बैंड के लिए बचा के रखी थी। यही सब सोचते हुए वो घर आ जाती है, कार से उतर जोर से दूर लॉक कर देती है। अनोखी घर अंदर आती है तो हॉल में मिसेस लूथरा बैठी हुई थी, जो कि अनोखी का ही वेट कर रही थी। अनोखी को आता देख वह उसकी ओर आ कहती है, आप आ गई बेटा, तो बताए कैसी रही मिस्टर शर्मा के बेटे के साथ आपकी डेट। फिर से उस लड़के का जिक्र सुन अनोखी को गुस्सा आने लगता है और वह अपनी मॉम से चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मॉम, उस लड़के की बात अब आप मेरे सामने मत कीजिएगा, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। एक नंबर का ठरकी लड़का है और आज के बाद ऐसी कोई ब्लाइंड डेट करने से पहले आप लोग मुझे बताएंगे। अचानक से सरप्राइज मुझे नहीं चाहिए। इसके साथ ही अनोखी अपने पैर पटकते हुए रूम की ओर चली जाती है। मिसेस लूथरा तो अपनी बेटी के ऐसे तेवर देखती ही रह जाती है। आज पहली बार उनकी बेटी ने उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। उन्हें चिंता होने लगती है कहीं उस डेट में उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। वह भागते हुए मिस्टर लूथरा के पास आती है। सुनिए जी, आप मिस्टर शर्मा को कॉल कीजिए, अनोखी घर आई है और बहुत गुस्से में है। आखिर उस डेट में ऐसा हुआ क्या जो वैसे गुस्से में चिल्लाते हुए आ रही है। मिस्टर लूथरा मैसेज लूथरा की बात सुनकर मिस्टर शर्मा को कॉल करते हैं। मिस्टर शर्मा उनको सारी बात बता देते हैं, कॉल कट कर रख देते हैं और मैसेज लूथरा की तरफ देखते हैं, जो कि उनको ही इम्पेशन के साथ उनको ही देख रही थी। क्या हुआ, क्या बात की मिस्टर शर्मा ने। मिस्टर लूथरा कहते हैं कि मिस्टर शर्मा बता रहे थे कि उनका बेटा लेट हो गया था और टाइम से डेट पर नहीं पहुंचा और अनोखी को बहुत वेट करना पड़ा, जिसके कारण शायद वह गुस्से में है और उसे जाना नहीं था। हमने उसे जबरदस्ती भेजा, इसलिए वह इतना गुस्सा दिखा रही है। मिस्टर लूथरा की बात सुन मिसेस लूथरा की जान में जान आई है और वह कहती है, मैं उससे कल बात करूंगी, वैसे भी हमने उसे भेजकर गलती कर दी, वो बहुत गुस्से में है अभी। सुबह का समय। आज की सुबह कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी थी तो कुछ लोगों के लिए रात के एक्सपीरियंस को लेकर अच्छी नहीं थी। तो आइए जानते हैं हमारी ऐश अनोखी आकर्ष और क्रिश की जिंदगी में ये सुबह क्या लेकर आए है। रोज के जैसे ही ऐश रेडी हुई। उसने एक पिंक फ्रॉक शॉर्ट सूट विद जीन्स और बैग कैरी किया हुआ था, बालों की एक पोनी और आंखों में गहरे काजल, थोड़ा सा सिंदूर जो कि बालों में छुपा हुआ था। हमारी ऐश ये सब नहीं करती, बट अनुभा जी ने कहा था वो भी इतने प्यार से, इसलिए वो उनका मान रख रही थी। रेडी होकर कार ले अनोखी को रिसीव करने के लिए आती है। अनोखी अपने घर के बाहर खड़ी थी, यश की गाड़ी को देख उसमें बैठ जाती है और कार का गेट बहुत जोर से बंद करती है। अनोखी को ऐसा रिएक्ट करते देख ऐश उसे तिरछी आंखों से देखती है और कहती है, क्या हुआ मैडम, कल की ब्लाइंड डेट कैसी रही, उसी का गुस्सा तो नहीं निकल रहा है मेरी प्यारी कार पर है। फिर से ब्लाइंड डेट का जिक्र सुन अनोखी का खून खोलने लगता है और वो ऐश को गुस्से से घूरती है और कहती है कि उस नामुराद इंसान का तो तुम नाम ही मत लो, ठरकी कहीं का, एक नंबर का बेशर्म इंसान है। आज पहली बार अनोखी के मुंह से ये सब सुनकर ऐश अपने हाथ को अपने मुंह पर रख लेती और कहती है, बहन तुझे भूत तो नहीं लग गए हैं, कैसी बात कर रही है। मैं वापस गाड़ी घुमा रही हूँ, मुझे मेरी अनोखी वापस चाहिए, तो जो भी है मेरी गाड़ी से उतर जा। ऐश की ऐसी ओवर एक्टिंग देखकर अनोखी गुस्से में उसे घूरने लगती है। अनोखी का गुस्सा शांत होते ना देख ऐश उसे शांत करते हुए कहती है कि चल बता हुआ क्या है, मुझे पूरी बात सुननी है।
अनोखी ऐश को देखती है और शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें बताने लगती है। जैसे जैसे ऐश सारी बातें सुन रही थी उसके चेहरे को एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। जब हमारी प्यारी अनोखी अपनी कथा पुराण खत्म करती है तो ऐश उसके चेहरे को पकड़ घूर के उसके चेहरे को देखती है। ऐश की ऐसी हरकत पर अनोखी उसका हाथ झटक देती और कहती, तू मेरे चेहरे को क्यों देख रही है? तो ऐश मजाकिया ढंग से बोलती है, मैं देख रही हूं कि जिस लड़की ने मुड़कर कभी किसी लड़के को नहीं देखा उस लड़की की पहली किस किसी अजनबी लड़के ने ले ली। और हंसते हुए, वह भी ब्लाइंड डेट के नाम पर। इतना कहने के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। ऐश का ऐसा रिएक्शन को देख अनोखी का गुस्सा और बढ़ने लगता है और वह उसे अपने हाथों से मारने लगती है। ऐसे ही दोनों लोग नोक-झोंक करते हुए कॉलेज पहुंच जाते। कॉलेज पहुंचकर दोनों अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं। आज क्लास में ऐश को सरप्राइज जो मिलने वाला था। दोनों जैसे जैसे कॉरिडोर से आगे बढ़ रहे थे उनको कॉलेज में कुछ ज्यादा ही चहल पहल दिख रही थी, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी चल रही थी जिसके कारण ज्यादातर क्लासेस नहीं लग रही थी। दोनों जब अपनी क्लास में आती है तो देखती है कि क्लास में कम ही बच्चे हैं और वह भी जाने वाले हैं। अनोखी कहती है कि आज तो नहीं लगता कि यहाँ पढ़ाई होगी, चलना कहीं घूमकर आते हैं, वैसे भी मेरा मूड खराब है। अनोखी ऐश की बात पर कुछ कहती इतने में ही उसे गेट के पास जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। आवाज को सुनकर दोनों गेट की तरफ देखते हैं तो गेट के सामने के रास्ते में फूल बिछे हुए थे और मानस उन फूलों के सामने एक घुटने को बेंड किए बैठा हुआ था। उसके हाथ में बहुत बड़ा सा रेड रोजेस का गुलदस्ता था और उसकी गैंग के लोग उसके आसपास खड़े थे और सोनिया ऐश को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। आज मानस ने ऐश को प्रपोज करने का डिसाइड किया था, जिसके बारे में सोनिया को लास्ट में खबर मिली जब तक मानस ऐश के सामने घुटने के बल बैठा हुआ था। सोनिया का दिल जल रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो ऐश को छोड़ेंगी नहीं। उसने ऐश के खिलाफ बहुत खतरनाक प्लानिंग कर ली थी। मानस ने आज अपना प्यार ऐश के सामने कन्फेस करने का डिसाइड किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह लेट करे और ऐश किसी और की हो जाए। उसने बहुत दिनों से यह प्लानिंग करके रखी थी। ऐश के सामने आज ही अपने दिल की बात कह देना ही सही लगा, क्योंकि मानस जानता था कि इस बार की फ्रेशर्स पार्टी में बहुत से लड़कों ने ऐश को प्रपोज करने की प्लानिंग की थी। वो नहीं चाहता था कि ऐश को उसके सिवा कोई और प्रपोज करे और ऐश किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। इसलिए आज ज्यादा क्लासेस न होने के कारण उसने आज का दिन चुना। और एक वजह यह भी थी कि वो चाहता था कि फ्रेशर्स पार्टी में दोनों एज अ कपल जाए। लड़कियां मानस के इस गेस्चर को देखकर पागल हुई जा रही थी। ऐश और अनोखी मानस को कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी कि यह आखिर कर क्या रहा है। ऐश और अनोखी गेट के सामने खड़ी हो जाती है तो मानस ऐश को रोज देता है तो ऐश नासमझी में उसे देखती है। मानस, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ नीचे क्यों बैठे हो और यह रोज इसका क्या सीन है? ऐश, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे नॉर्मली भी जरूरी बात कर सकते हो। तुम समझ नहीं रही हो, यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, यह मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है। मानस और ऐश के कन्वर्सेशन को सुनकर अनोखी धीरे धीरे समझ रही थी कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी डम्बो फ्रेंड कुछ समझती क्यों नहीं है। उसे तो टेंशन हो रही थी कि ऐश मानस को हाँ करेगी कि ना, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर वह ये भी जानती थी कि भले ही उसकी शादी उसके मन मुताबिक नहीं हुई है, फिर भी वह शादी का सम्मान करेगी अपने दादा दादी के लिए। ऐश, आई लव यू। क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? मैंने जिस दिन से तुमको देखा है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। मैं ये बात तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गलत समझो। प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल। ऐश की तो हवायां ही उड़ी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिसको वह एज अ फ्रेंड देखती है वह उसके लिए अपने मन में ऐसी फीलिंग रख रहा है। मानस की ऐसी बातों को सुनकर अचानक ही ऐश का हाथ अपने लॉकेट पर चला जाता है। ये वही लॉकेट था जो कि अनुभा जी ने ऐश को शादी के दिन दिया था, जो कि असल में मंगलसूत्र था लॉकेट के रूप में। पर मानस, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, मैं तो बस तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हूँ। ऐश की बात सुन मानस, जो घुटनों के बल बैठा था, वो खड़ा हो जाता है और उसका चेहरा जो खिला हुआ था वो सिर हो जाता है। उसे लगा नहीं था ऐश का जवाब न होगा।
ऐश की बात को सुनकर जो भीड़ हुटिंग कर रही थी वह चुप हो जाती है। सोनिया को तो डे से मौका मिल गया था उसको नीचा दिखाने का। वह उसे सार्कास्टिक वे में कहती है, दोस्त की तरह देखती हो, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम मानस को दोस्त तरह देखती हो, उससे ऐसे चिपकती हो, और अब जब मानस ने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी है तो तुम उससे एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम खुद को समझती क्या हो? मानस ने थोड़ा भाव क्या दिया, तुम तो हवा में उड़ने लगी हो। सोनिया बात पर ऐश कुछ कहती कि तभी उन्हें कड़कती हुई आवाज आती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? चैप्टर 23 किस ही किस। यहाँ पर क्या चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है गेट के पास? एक भारी सी आवाज उस माहौल में गूंज गई। उस आवाज को सुनकर सभी लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो सब चौंक गए क्योंकि मिस्टर राय गुस्से से सबको देख रहे थे। मिस्टर राय के सामने से जब भीड़ हटी तब उन्होंने देखा कि ऐश गेट के पास खड़ी है और जस्ट उसके सामने मानस फूलों के गुलदस्ते के साथ खड़ा है। ये देखकर उन्हें समझने में बिल्कुल देर ना हुई कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। उन दोनों को इतना पास देख और उस माहौल को देख आकर्ष के जबड़े कस गए और उसके हाथों की मुट्ठियां बन गई। वह ये जानता था कि मानस के दिल में ऐश को लेकर फीलिंग है और वो नहीं चाहता था कि मानस अपनी फीलिंग ऐश से कन्फेस करे। इसीलिए वह जल्दी आया और आज उसे वही चीज देखनी मिली। पर उसने जो भी कन्वर्सेशन हुआ था वो नहीं सुना, पर उसे इन सब से बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये जेलसी थी या कुछ और, ये तो आकर्ष ही बता सकता था। यहाँ जो तमाशा फैला कर रखा है उसे बंद करो और अपनी अपनी क्लास में जाओ, आकर्ष ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मिस्टर राय की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सारी क्लास यहाँ वहाँ भागने लगी। जो बच्चे क्लास के नहीं थे वह दूसरी जगह चले गए। मानस तो जब ही चला गया था जब मिस्टर राय आए थे। उसे ऐश का ना कहना अच्छा नहीं लगा था। सोनिया भी जाते हुए ऐश्वर्या को एक विनिंग स्माइल देते हुए चली गई, जैसे कि वो यही चाहती थी कि ऐश सबकी नजरों में गिर जाए और सबसे ज्यादा तो मानस की, और वह मानस से दूर हो जाए। उसे यह सोचकर ही खुशी हो रही थी। यह सब देखने के बाद मिस्टर राय ऐश का क्या हाल करेंगे, पर उसे थोड़ी चिंता भी थी कि इसमें मानस भी इन्वॉल्व है। बट मानस अच्छे घर से बिलोंग करता था तो उसके घर वाले उसका सपोर्ट कर देंगे, पर ऐश का क्या होगा ये सोच सोच कर ही वह मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। अब वहां पर सिर्फ अनोखी और ऐश बच गए। मिस्टर राय ऐश के सामने आ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या मिस कपूर अभी तक अपने अनफिनिश्ड प्रपोजल से बाहर नहीं आए हैं, या मैं आपको अलग से इनविटेशन दूं कि आप क्लास में जाएं और वहां बैठे और मैं क्लास ले सकूं? ये सब मिस्टर रॉय सरकास्टिक वे में कह रहे थे। मिस्टर राय की ऐसी बातों को सुन ऐश ने अनोखी को नजर देखा और क्लास में चली गई। ऐश मन में अभी भी मानस ने आज जो किया वह घूम रहा था, इसलिए उसने मिस्टर राय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको वह एक फ्रेंड मान रही है वह अपने दिल में इस तरह की फीलिंग रख रहा है उसको लेकर, और यह बात अनोखी बहुत अच्छे से जानती थी ऐश के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। मिस्टर राय क्लास में आए और पूरी क्लास को गुस्से से घूरा। जो एक्साइटमेंट और जो बेताबी थी उसके मन में ऐश को लेकर, पर यह सब देखकर वैसे ही उसका दिमाग खराब हो चुका था। ऐश के लिए अभी जो था वो बस गुस्सा था। मेरा मानना सही था कि यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आकर्ष ने इस पूरे सीन को एक अलग ही तरीके से ले लिया था, क्योंकि उसने वहां हो रही कन्वर्सेशन को नहीं सुना था। उसने जो अपनी आंखों से देखा उसी को अस्यूम कर लिया। सारे स्टूडेंट शांत होकर मिस्टर राय की क्लास में ध्यान देने लगी। मिस्टर राय एक नज़र सबको देख पढ़ाने लगे और उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक तरह से कहा जाए अपने गुस्से के कारण पनिशमेंट ही दे रहे थे। जब क्लास खत्म हो गई तो सारे इंतजार ही कर रहे थे कि कब मिस्टर रॉय क्लास से बाहर जाए। मिस्टर राय ने सबको बारी बारी से देखा और अपनी बुक्स उठाए और ऐश की ओर नजरें घुमाई, जो कि अभी कुछ देर पहले हुए सीन के ही बारे में सोचे जा रही थी। मिस कपूर, आकर्ष ने ऐश की ओर देखकर कहा, पर हमारी ऐश जो कि अपने होश में नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही था। मिस्टर रॉय ने तेज आवाज में कहा, मिस कपूर। मिस्टर राय की इतनी तेज आवाज सुनकर पूरी क्लास सनन रह गई और ऐश जो कि ख्यालों में थी वह भी चमक गई और एकदम से खड़ी हो गई। जी सर, श्री राय ने गुस्से में कहा, 5 मिनट के अंदर मेरी केबिन में पहुंची है। इसके साथ ही मिस्टर राय क्लास से गुस्से में चले गए। आज सारी क्लास को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर राय इतनी सी बात पर इतने गुस्से में क्यों है।
क्योंकि पहले कभी किसी ने उन्हें ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। ऐश जिसकी हवाएं उड़ी हुई थी वो भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ऐश अनोखी की तरफ देखती है और अनोखी उसे हाँ में जाने का इशारा करती है। ऐश क्लास से निकल कॉरिडोर से होती हुई आकर्ष के रूम की ओर चली जाती है और मन में बुदबुदाती है, हे भगवान, पता नहीं इस राक्षस को आज क्या हो गया है। सुबह से भन्नाई जा रहा है, वैसे ही इतने दिन बाद आए हैं, उसमें भी पता नहीं क्यों भड़क रहे हैं। ऊपर से सुबह से ही एक के बाद एक कांड हुए पड़े, फिर दांत किटकिटाते हुए। इस मानस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने इतना फेमस कर दिया है। पता नहीं मिस्टर रॉय मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर मानस को कोसते हुए, इसको मैंने अपना दोस्त समझा और ये दोस्त के नाम पर कलंक निकला, कलंक। ऐश डरते हुए मिस्टर राय के केबिन के पास पहुंचती है और धीरे से डोर नॉक करती है। आकर्ष जो कि गुस्से से यहाँ वहाँ टहल रहा था, ऐश के आने आहट सुनकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिलहाल उसका मन तो कर रहा है अपनी इस छिछोरी बीवी का गला दबा दे। अपने गुस्से को शांत कर ऐश को अंदर आने के लिए कहता है। ऐश डरते हुए केबिन के अंदर आती है। वैसे तो उसे किसी से डर नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों आज उसे मिस्टर राय के गुस्से को देखकर डर लग रहा था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी मिस कपूर, बताइए, जब मैं आपके क्लासरूम के बाहर आया तब वहां क्या चल रहा था? मिस्टर रॉय ने अपनी भारी आवाज में कहा। सर, मानस मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था। आई थिंक उसने मेरी फ्रेंडशिप को गलत समझ लिया, जिसके कारण उसे गलतफहमी हो गई कि मैं। मुझे ये सब नहीं जानना है कि किसको क्या गलतफहमी हुई है। आप ये बताइए कि आप कॉलेज में पढ़ने आती हैं कि यह सब करने आती हैं? आकर्ष में ऐश की बात को काटते हुए कहा। पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मानस के पास नहीं गई थी, उसने ये सब किया था। मैं तो क्लास अटेंड करने ही आई थी, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ऐश की बात सुन आकर्ष को और गुस्सा आने लगा। एक तो गलती की ऊपर से भड़क रही है, आकर्ष ने मन में कहा। तो मिस कपूर, आपका कहना है कि मिस्टर मानस को गलतफहमी हुई? पर वो गलतफहमी क्यों हुई? आपने कुछ तो ऐसा किया होगा ना। जिस तरीके से आप मुझसे बात करती हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपका प्रोफेसर हूँ, आप मुझसे फ्लर्ट करती है। किसी भी लड़के को गलतफहमी हो जाएगी। आप किसी से भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या राय बना रहा है। कभी सोचा है आपने? सॉरी सर, पर मैं सबसे फ्लर्टिंग टोन में बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा करैक्टर लूज है। मेरा बस हंसी मजाक तक ही रहता है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। पर आप इस तरह से मुझे जज नहीं कर सकते। ऐश को अपनी गलती ना मानते देख मिस्टर राय अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हैं और अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। उससे आज ऐश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर रॉय का ऐसा रिएक्शन देख ऐश डर जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। ऐश को खुद से डरता देख मिस्टर रॉय ऐश के करीब आ उसके कंधे से पकड़ दीवार से सटा देते हैं। आकर्ष ने ऐश को दीवार से सटा दिया और ठीक उसके सामने खड़े हो उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस कपूर, आप यह मत समझिए कि आपके इस तरह से कहने से लोगों की सोच बदल जाएगी। आपने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली है जिसमें कोई भी लड़का आपका फायदा उठाकर चल जाएगा। आप ये सोचती ही नहीं है कि लोग आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। मिस्टर रॉय की ऐसी बातें सुनकर ऐश को गुस्सा आने लगता है। मिस्टर रॉय जो कि ऐश के बिल्कुल पास खड़े हुए थे, ऐश उन्हें खुद से दूर करने लगती है। वह मिस्टर रॉय के सीने में दोनों हाथ रख उन्हें पुश करती है, पर मिस्टर रॉय उसके दोनों हाथों को पकड़ दीवार से सटा देते हैं। ऐश दांत पीसते हुए कहती है, सर मेरे हाथ छोड़िए, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? और जो आप मेरे साथ करती हमेशा वो क्या है? आप मुझे खुद ही सिग्नल देती है कि मैं आपके साथ ऐसी हरकतें करूँ। मैं बस मजाक में आपको बोलती थी, मेरा इंटेंशन आपको लेकर ऐसा कुछ नहीं था, ऐश ने खुद को चिढ़ाते हुए कहा। पर मेरा इंटेंशन आपको लेकर बहुत कुछ करने का है, मिस्टर रॉय ने कहा। ऐश आंखें बड़ी कर मिस्टर रॉय की तरफ देखती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर रॉय ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर रॉय की बात सुन सब ऐश को उनसे डर लगने लगा। एक तो वो दोनों बहुत पास खड़े थे, दोनों के बीच से हवा निकलने तक की जगह नहीं थी।
मिस्टर रॉय की करीबी से ऐश का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके लिप्स कांप रहे थे और उसके धड़कते दिल की आवाज आकर्ष सुन सकता था। ऐश के कांपते होठों को देख आकर्ष के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसका मन उन पिंक लिप्स को अपने होठों में ले उनका रसपान करने लगा। आकर्ष ने ऐश को केवल डांटने और उसकी हरकतों उससे रूवारू कराने बुलाया था, पर अब वो खुद ही फंस गया। आकर्ष अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से ऐश की करीबी वो आकर्ष को दूर करने के लिए जितनी मशक्कत कर रही थी, उससे ऐश का सीना आकर्ष के सीने से टकरा रहा था, जो कि काफी था आकर्ष के बॉडी की गर्मी को बढ़ाने के लिए। ऐश की ये नजदीकी उसके पार्ट को हार्ड कर रही थी। उसके दोनों हाथ आकर्ष ने पहले से दीवार में टक्कर दिए थे, जिससे वो उसे खुद से दूर न करे। आकर्ष से जब सहन नहीं हुआ तो उसने अपने ठंडे होंठ ऐश के सॉफ्ट होंठों से जोड़ दिए। वो उसे किस कर रहा था। ऐश तो आकर्ष के इस एक्शन से शॉक रह गई। मम, बस यही आवाज उसके मुंह से निकली। फिर तो आकर्ष ने उसके होंठों को अपने होंठों से सिल दिया। आकर्ष ने ये किस सॉफ्टली स्टार्ट की थी, पर अपनी बॉडी की हीट के कारण वो एग्रेसिव होता जा रहा था। ऐश मशक्कत करके थक चुकी थी। आकर्ष लगातार ऐश के होंठों को सक किए जा रहा था। बीच बीच में वो उसके लिप्स को काट भी रहा था। ऐश किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, पर इस एहसास को वो बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। आकर्ष ऐश को गहरी किस करने लगा। ऐश को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो अपनी गर्दन यहाँ वहाँ करने की कोशिश करने लगी। अपनी किस के बीच हो रहे डिस्टर्बेंस के कारण उसने ऐश के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी चिन में रख और डीपली किस करने लगा। जब ऐश को बिल्कुल भी सांस आना बंद हुई, तब आकर्ष ने ऐश को छोड़ा और अपने माथे को उसके माथे से टिका दिया। ऐश, जो कि अपनी सांसों को संभाल रही थी, उसने नजर उठाकर भी मिस्टर रॉय की तरफ नहीं देखा। जब ऐश की सांस नॉर्मल हुई, वो मिस्टर रॉय से दूर जाना चाहती थी। तभी आकर्ष, जो कि अपनी इंटेंस नजरों से ऐश के सीने को अप डाउन होता हुआ देख रहा था, दोबारा ऐश की चीन पकड़ किस करने लगा। दोबारा मिस्टर रॉय के किस करने से ऐश शॉक हो गई। इस बार आकर्ष ऐश के होठों को चूस रहा था, कभी ऊपर के तो कभी नीचे के। ऐश ने देखा कि आकर्ष उसे छोड़ने के मूड में नहीं है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा मिस्टर रॉय को खुद से दूर किया। धक्का इतना जोर का था कि मिस्टर रॉय, जो कि ऐश के होंठों को चूसने में बिजी थे, अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाए और वो 2 कदम पीछे हो गए। उसके होंठ, जो कि ऐश के होंठों पर थे, एक आवाज के साथ अलग हो गए। चैप्टर 24 आकर्ष को पी दिए थप्पड़। ऐश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आकर्ष के सीने में हाथ रख जोर से धक्का मारा, जिससे आकर्ष, जो ऐश को किस करने में खोया हुआ था, वह एकदम से दूर हो गया। उन दोनों के लिप्स, जो कि आपस में जुड़े हुए थे, ऐश के धक्का देने के कारण एक आवाज के साथ एक दूसरे से अलग हो गए। ऐश के द्वारा अचानक किए गए इस एक्शन के कारण आकर्ष, जो कि कुछ समझ नहीं पाया। ऐश ने अपनी सांसों को काबू में किया और एक चांटा आकर्ष के गाल पर जड़ दिया। चांटा इतना जोरदार था कि पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज गई। आकर्ष का चेहरा दूसरी साइड मुड़ गया और उसका हाथ अपने चेहरे पर चला गया। आकर्ष का एक हाथ अपने चेहरे पर था और दूसरे हाथ की मुट्ठियां कसी हुई थी। आज तक आकर्ष को किसी ने चाटा क्या ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, पर इस पिद्दी बीवी ने सीधे उसे चाटा ही जड़ दिया। आकर्ष ऐश को बुरी तरह घूरने लगा। वहीं ऐश आकर्ष द्वारा घूरे जाने पर गुस्से में आकर्ष को देखती है और गुस्से में आकर्ष को उंगली दिखाकर कहा, हाउ डेयर यू टू किस मी। मैंने हंसी मजाक में आपसे बात क्या कर ली, थोड़ा आपसे फ्लर्टिंग कर ली, आप तो मेरे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं बस मजाक कर रही थी, आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इस चीज को। और वैसे भी आप होते कौन हैं मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले और मेरे घर वालों के बारे में बोलने वाले। मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मैं किसी को फ्रेंड जोन में रखकर उससे दोस्ती कर रही हूं और वह मेरी दोस्ती को अलग ट्रैक में लेकर जा रहा है, अपने दिल में मुझे लेकर एक अलग ही इमेज बना रहा है, तो इसमें मेरा नहीं उसका फॉल्ट है। इसलिए जो लेक्चर आप मुझे दे रहे हैं उसको दीजिए, समझ में आई बात। जो आज आपने किया है ना, वो सही नहीं है। इसके साथ ही मिस्टर राय को एक नज़र घूरते हुए देखा और उनके केबिन से चली गई। आज उसका दिमाग सुबह से ही खराब हो गया था, इसलिए उसने अनोखी को एक मैसेज डाला और अपनी कार की जा कॉलेज से निकल गई।
आकर्ष हाथों की मुट्ठी बनाए ऐश को जाते हुए देख रहा था। ऐश के जाने के बाद उसने अपना हाथ अपने टेबल पर मारा। उसकी टेबल जो कांच की बनी हुई थी वह चकनाचूर हो गई। उससे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा वहां रखे सामान पर निकाला और सामान फेंकने लगा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, खुद गलती करती हो और मुझे ब्लेम कर रही हो। मैंने बस अपना हक लिया है, एक हस्बैंड होने का हक, और तुम्हारे पास से महसूस कर तुम्हें किस करने का, तुम्हें प्रपोज करने का केवल मुझे हक है। लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। यह जो सब हो रहा है तुम्हारी हरकतों का ही नतीजा है। इसके साथ ही आकर्ष ने अपना बैग उठाया और कार की ओर चला गया। उसका इस समय इतना ज्यादा दिमाग खराब था कि यदि उसके पास अभी कोई आ जाता तो अपनी जान से जाता। वह 1 मिनट कॉलेज में नहीं रह सकता था। उसे अपने आप को शांत करने की जरूरत थी। आकर्ष अपने पीए को कॉल कर उससे कुछ बात करता है और अपना फोन कटकर साइड में फेंक देता है। क्या चल रहा है आकर्ष के दिमाग में, ये तो आकर्ष ही जानता था। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐश गुस्से में कार ड्राइव करते हुए कपूर विला की ओर आ गई। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर वह विला के अंदर चली गई। जब वह हाल में आई तो दादा दादी एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दादा दादी को देखकर ऐश ने अपना मूड ठीक किया और चुपचाप अपने रूम की ओर जाने लगी। दादी ने ऐश को जल्दी आया देख कहा, क्या हुआ बेटा, आज आपका कॉलेज जल्दी ओवर हो गया? दादी जी ने ऐश को रोकते हुए कहा। हाँ दादी माँ, वह फ्रेशर्स पार्टी के कारण आज क्लासेस नहीं थी, इस कारण से जल्दी आ गई। मैं रूम में जा रही हूँ, थोड़ा थक गई हूँ इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। ऐश की बात सुनकर दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी की हाँ सुनकर है जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम की ओर चली गई। दादी माँ दादाजी की ओर मुड़कर कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐश कभी भी ऐसे हमें इग्नोर नहीं करती है, कुछ हुआ है आज कॉलेज में? अनोखी से पूछिए ना जरा। दादी माँ की बात सुनकर दादाजी ने कहा, तुम भी बहुत चिंता कर रही हो। जब वह बोल रही है फ्रेशर्स पार्टी के कारण क्लासेस नहीं लग रहे हैं तो क्या ही वजह होगी? अब इस वजह से उसका मूड ऑफ होगा क्या? और वैसे भी तुम्हारी लाडली ऐसा कुछ करती ही रहती है कि खुद तो अपना मूड ऑफ करेगी, हमारा भी कर देगी। दादाजी की बात सुनकर दादी ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा, आप मेरी पोती को कुछ मत बोलिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब आप ही की वजह से हो रहा है। मेरी पोती पहले कितनी खुश रहती थी, मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करती थी, पर जब से आपने उसकी शादी की है तब से वह अपने में ही गुम रहने लगी है। दादाजी दादी जी की बात सुनकर एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे ही हर चीज के लिए ब्लेम कर रही हो। कभी अपनी प्यारी पोती की हरकतें देखी है? अगर समय रहते मैं उसकी शादी नहीं करता तो जैसे तुम पहले छिछोरी हरकतें करती थी ना, वह भी ऐसे ही करती। वह तो अच्छा था कि मैं तुम्हें मिल गया, वरना क्या ही होता तुम्हारा और मेरी पोती का। सोचो, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, यदि वो नहीं रहता तो उसे कोई नहीं मिलने वाला था। उसकी हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि वह तो तुमसे भी 10 कदम आगे है। दादी माँ गुस्से में घूरते हुए दादाजी को देखने लगी और मुंह फुलाते हुए अपने कमरे में चली है। दादाजी दादी माँ को गुस्से में जाते हुए देखते हैं और मन में सोचते हैं, क्या मैं ज्यादा बोल गया है राम? यह मेरी पोती ना मेरा घर संसार उजाड़ कर ही मानेगी। अब मुझे अपनी सुमन को मानना पड़ेगा। ये सभी यश के कारण हुआ है और मुझे ज्यादा गुस्सा तो इस आकर्ष के कारण आ रही है। पता नहीं कहाँ रह गया है, आकर क्यों नहीं ले जाता अपनी बीवी को इधर? मेरी बीवी गुस्सा हो गई है, अब उसे मनाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? दादाजी यह कहते हुए अपने रूम की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में गार्डन एरिया में मानस बैठा हुआ था, साथ में उसकी गैंग थी। सोनिया को तो जैसे मौका मिल गया था मानस को ऐश के खिलाफ भड़काने का। वो लगातार उसके कान भरे जा रही थी कि ऐश गोल्ड डिगर है, वह तुम्हें फंसाना चाहती है, अभी वह एटीट्यूड दिखा रही है, तुम उसके जाल में फंस रहे हो। तरह तरह की बातें वह उसके मन में ऐश के खिलाफ डाल रही थी, पर मानस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे कि वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ हो। जब काफी देर तक सोनिया अपना मुंह बंद नहीं करती है तो मानस जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बस करो सोनिया, तुमसे किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी है जो तुम किसी के बारे में कुछ भी कह रही हो। मैंने बस ऐश को प्रपोज किया है, उसने मुझे हाँ नहीं की है, उसने तुम्हारे सामने ही मुझे मना कर दिया है, तो कहाँ से ऐश गोल्ड डिगर हो गई? सोनिया मानस की बात पर अपने दांत पीसते हुए कहती है।
यही तो बात ना मानस तुम समझ नहीं पा रहे हो। वह अपनी इनोसेंस दिखा रही है कि उसे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, कि तुम उसका पीछा मत छोड़ो। जब वह देख लेगी कि तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो वो अपने प्यार के जाल में तुम्हें फंसा लेगी। सोनिया की बात पर मानस ने कहा, प्रपोज केवल अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं किया था, मैं उससे शादी भी करने के लिए रेडी हूँ और मैं उसे इसके लिए रेडी करवा कर ही रहूंगा। आज नहीं मानी है कल मानेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ऐश केवल मेरी है और मेरी ही रहेगी, वह मेरा जुनून बन गई है और अब तुम ऐश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहोगी। अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके साथ ही मानस वहां से निकल जाता है। सोनिया गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए मानस को जाते हुए देखती है और मन में सोचती है, इस विच ने काफी अच्छे तरीके से मानस को अपने जाल में फंसा लिया है, पर उसकी तो मैं उसे दिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को मुंह दिखाने लायक। दूसरी तरफ ऐश का मैसेज देख अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, पता नहीं अब इस मैडम को क्या हो गया, मैं तो अपनी गाड़ी भी नहीं लाई हूँ, इसी के भरोसे आए हूँ, ये मुझे छोड़कर ऐसे ही चली गई। इतना कहकर अनोखी कॉलेज के बाहर जाने लगती है। अनोखी बाहर आ एक ऑटो रोकती है और उसमें बैठ जाती है और लूथरा विला की ओर निकल जाती है। जब अनोखी जा रही थी तो रास्ते में ही उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, सामने से, क्या मैं मिस अनोखी से बात कर रहा हूँ? इस आवाज को सुन अनोखी थोड़ा चौंक जाती है कि यह आवाज इतनी सुनी सुनी क्यों लग रही है। हेलो मिस अनोखी। मोबाइल में आती आवाज को सुन अनोखी सारी बातों को नजरअंदाज कर कहती है, हाँ कहिए, मैं अनोखी बोल रही हूँ। आपकी माँ इस समय हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनका मोबाइल भी उसी में टूट गया है। सामने वाले इंसान की बात सुन अनोखी चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हो गया है, कैसी है उनकी तबीयत, अभी कहाँ है वह? अनोखी को घबराते देख सामने वाला शख्स कहता है कि देखिए मिस, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप वहां जल्द से जल्द आ जाए, अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सामने वाले की पूरी बात सुन अनोखी हाँ बोलती है और कॉल कट कर देती है। कुछ देर में उसके मोबाइल में मैसेज आता है। उस एड्रेस को देख वह ऑटो वाले को उस एड्रेस पर चलने के लिए कहती है और अपने पापा को भी कॉल कर देती है। कुछ देर बाद अनोखी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। ऑटो से उतर वो ऑटो का किराया देकर वह अस्पताल के अंदर जाती है और रिसेप्शन में जाकर पूछती है कि अभी अभी एक मिडिल एज लेडी को लाया गया है, एक्सीडेंट केस है, क्या आप बता सकती हैं वह कौन से वार्ड में है? अनोखी को घबराए देख रिसेप्शनिस्ट कहती है कि प्लीज मैम आप घबराए नहीं, मैं चेक करके बताती हूँ। अनोखी हाँ मैं सिर हिला देती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैडम उनको थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 102 में रखा गया है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अनोखी जल्दी से लिफ्ट की ओर जाती है और थर्ड फ्लोर का बटन दबाती है, पर लिफ्ट बिजी होने के कारण नहीं आ रही थी। अनोखी लिफ्ट को छोड़ सीढ़ियों से ही ऊपर की ओर भागती है। अनोखी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी चढ़ रही थी जिससे उसकी सांस फूल रही थी। कुछ ही देर बाद वह रूम नंबर 102 के पास पहुंच जाती है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसे अंदर से डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी मॉम को कितनी चोट आई होगी। एक्सीडेंट बड़ा तो नहीं था, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन इन सब ख्यालों को झटका वह गेट के पास पहुंच जाती है और धीरे से गेट के अंदर आती है तो देखती है उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई है, उनके पैर के एंकल साइड में पट्टी बंधी हुई है और वह किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। अपनी मॉम को सही सलामत देख अनोखी की सांस में सांस आती है। वह जो इतनी तेज दौड़ते हुए आई थी, दीवार को पकड़ गहरी सांस लेने लगती है। मिसेस लूथरा का ध्यान जैसे ही अनोखी पर जाता है तो वह कहती है, अनोखी बेटा आप आ गई। अनोखी हाँ मैं सर हिलाकर अपनी मॉम के पास जाती और उनसे कहती है, मॉम आप ठीक है, क्या हुआ है आपको? मिसेस लूथरा कहती है कि मैं ठीक हूँ, एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी जिससे मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। गिरने के कारण मेरा मोबाइल भी टूट गया, अच्छा हुआ कि इस यंग मैन ने मेरी हेल्प की और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए। अपनी मॉम की बात सुन अनोखी उस शख्स की ओर देखती है, जैसे ही वह शख्स को देखती है जोर से चिल्ला कर कहती है, तुम। चैप्टर 25 लिफ्ट मी हार्ड किस। अनोखी ने जब सामने वाले शख्स को देखा तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम। अनोखी का ऐसा रिएक्शन देख मिसेस लूथरा नासमझी में देखने लगी।
सामने वाला शख्स जो कि क्रिश था वो एक स्मिर्क के साथ डेविल स्माइल लिए अनोखी को ही घूर रहा था। क्रिश, ओएमजी मेरी पहली किस चोरनी खुद व खुद मेरे पास आ गई, वो भी आंटी की बेटी। बताओ भगवान, लोग सही कहते हैं आपके घर में देर है अंधेर नहीं। आज मैंने इनकी मदद की और इनने मुझे आशीर्वाद में बेटी का नोट दे दिया। उसकी हंसी देखकर अनोखी को चिढ़ मच रही थी। मिसेस लूथरा दोनों की तरफ देखती है जो कि इत्मीनान से एक दूसरे को घूर रहे थे। अनोखी क्रिश को मार डालने के इरादे से और क्रिश तो अपने दिल के आगे हारे हुए आशिक के जैसे। मिसेस लूथरा अनोखी की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा आप डॉक्टर क्रिश को पहले से जानती हैं क्या? अपनी माँ की बात सुन अनोखी उन्हें देखती है और एक नज़र क्रिश को देखते हुए मन में बेशर्म इंसान को मैं कैसे भूल कैसे सकती है, यही है वो बदतमीज इंसान जिसने मेरी फर्स्ट किस ली थी। और देखो यहाँ कैसे शरीफ डॉक्टर बनकर खड़ा है। अनोखी अपनी माँ से क्रिश के बारे में कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में क्रिश की आवाज आ जाती है। अरे आंटी अनोखी जी, मुझे कैसे नहीं जानती होंगी, मैंने ही तो उनको कॉल किया था, मैंने ही उन्हें एड्रेस दिया, तभी तो वह यहाँ आए हैं। क्रिश की बात सुनकर मिसेस लूथरा स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है और अनोखी से कहती है कि अनोखी यह वही है जिन्होंने मुझे टाइम पर अस्पताल पहुंचाया और यहाँ आकर मुझे पता चला कि यह डॉक्टर है, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हारा नंबर डायल करे क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका था। अपनी माँ की बात सुन अनोखी एक नज़र क्रिश को देखती है और मिसेस लूथरा से कहती है, मोम आप जानती नहीं है इस लड़के को, ये बहुत ही बदतमीज लड़का है। अनोखी की ऐसी बात सुनकर मिसेस लूथरा नासमझी में उसे देखने लगती हैं कि आखिर अनोखी क्रिश से एक ही बार मिली है और उसके लिए ऐसी राय क्यों बना रही है, पर बेटा आप ऐसा क्यों कह रही है? मिसेस लूथरा की बात सुन क्रिश आगे आते हुए कहता है, अरे अनोखी जी अब इसमें मेरी गलती है क्या? आंटी जी का मोबाइल टूट चुका था इसलिए मैंने अपने नंबर से कॉल किया। अब आप कॉल उठाते साथ ही अननोन नंबर देख मुझ पर बरसने लगी तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने आंटी के कहने पर ही आपको कॉल किया था। इतना कह क्रिश मासूम चेहरा बनाकर मिसेस लूथरा की तरफ देखने लगता है। मिसेस लूथरा क्रिश का साइड लेते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। क्रिश की बात सुनकर अनोखी उसे आश्चर्य से देखती है, कितना बड़ा बाला झूठा है ये लड़का, मेरी मॉम से मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा रहा है। अनोखी कुछ बोलने वाली होती है कि इतने में ही एक नर्स रूम में आ जाती है। डॉक्टर क्रिश पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना है तो हम इनको लेकर लैब में जा रहे हैं, अगर इनकी फैमिली मेंबर आ जाए तो आप वही उनको भेज दीजिएगा। नर्स की बात सुनकर अनोखी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, अपनी मॉम को लेकर मैं खुद चली जाऊंगी। अनोखी की जाने की बात सुनकर क्रिश तुरंत एक्शन में आते हुए जल्दी से नर्स से कहता है कि आप आंटी को लेकर जाइए। मुझे अनोखी को पता नहीं है कि लैब कहाँ है और मुझे उनसे आंटी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। अनोखी क्रिश को खा जाने वाली नजरों से घूरती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नर्स के साथ चली जाऊंगी, जो भी बात करनी है जब मॉम वापस आ जाएंगी तब हो जाए। दोनों की नोक झोंक को सुनकर मिसेस लूथरा कहती है कि अनोखी तुम क्रिश बेटा से इतना रुडली बात क्यों कर रही हो? एक तो उन्होंने मेरी जान बचाई, ऊपर से तुम उनका थैंक यू कहने की जगह लड़ाई कर रही हो। जब वह बोल रहे हैं कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तो सुन लो ना, मैं नर्स के साथ चली जाऊंगी। अपनी मॉम की बात सुन अनोखी गुस्से में क्रिश को घूरती है और कहती है, मॉम मुझे पता है इनको कौन सी जरूरी बात करनी है, मैं कह रही हूँ ना मैं आपके साथ चलती हूँ, वैसे ही मैंने डैड को कॉल कर दिया है, वह भी पहुँचने वाले होंगे। मिस्टर क्रिश को जो भी बात करनी है वह डैड और मेरे सामने कर लेंगे। अनोखी को ना रुकता देख डॉक्टर क्रिश नर्स को इशारा करते हैं और कहते हैं, आंटी को लेकर जाओ, मैं मिस अनोखी के साथ में आता हूँ। नर्स क्रिश की बात सुन हाँ में सिर हिला व्हीलचेयर लेने चली जाती है। अनोखी क्रिश की बातों को ध्यान में नहीं देती है और अपनी मॉम को उठने में हेल्प करती है। इतने में नर्स जो कि व्हीलचेयर लेकर आ गई थी उसमें मिसेस लूथरा को बैठा देती है और उन्हें रूम से बाहर ले जाने लगती है। मिसेस लूथरा के पीछे अनोखी भी जाने लगती है तो क्रिश जल्दी से आ गया और उसने अनोखी का हाथ पकड़ लिया। अनोखी गुस्से में क्रिश और उसके हाथ की ओर देखती है और अपना हाथ छुड़ाने लगती है। अनोखी पलटकर अपनी मॉम की ओर देखती है जो कि रूम से बाहर निकल गई थी।
फिर क्रिश की ओर मुड़कर, बदतमीज आदमी, तुम्हें उस दिन का चांटा याद नहीं है क्या? उसके बाद भी तुम मुझे टच कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। मैं अपनी मॉम के सामने कुछ बोल नहीं रही हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी मनमानी करने दूंगी। अनोखी की बात सुनकर क्रिश हंसते हुए कहता है कि ओह हो बेबी डॉल को गुस्सा आ रहा है, ये तुम्हारी प्यारी सी नाक जब गुस्से से रेड होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है, और ये तुम्हारे पटर पटर चलते हुए होंठ, मन करता है कि जैसे उस दिन चूमा था वैसे ही फिर से चूम लूं और इनसे अपनी प्यास बुझा लूं। क्रिश की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अनोखी अपनी पूरी ताकत लगा उसे जोर का धक्का देती है, जिससे क्रिश अपना बैलेंस नहीं बना पाता और अनोखी से 2 कदम पीछे हो जाता है। इन सब में उसकी पकड़ अनोखी के हाथ पर ढीली हो गई थी। अनोखी मौके का फायदा उठाकर अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से रूम के बाहर चली जाती है। अनोखी को बाहर जाता देख क्रिश जल्दी से बाहर दौड़ता है। अनोखी पीछे मुड़कर देखती है क्रिश आ रहा है, वह जल्दी से लिफ्ट की ओर चली जाती है। लिफ्ट जो कि जस्ट अभी ही खुली थी, अनोखी जल्दी से उसमें घुस जाती है और बटन जल्दी से प्रेस करने लगती है। इतने में ही एक पैर लिफ्ट के दरवाजे के पास आकर रुकता है। अनोखी ऊपर की ओर देखती है कि वह पैर किसका है। सामने क्रिश अपने पैरों से लिफ्ट को रोक कर रखा था। लिफ्ट खुल जाती है। लिफ्ट को खुलता देख अनोखी तुरंत बाहर जाने लगती है तो क्रिश अनोखी का हाथ पकड़ लेता है, लिफ्ट को बंद कर देता है। इस समय लिफ्ट में केवल वो दोनों ही थे। क्रिश अनोखी के हाथ पर आपका कसकर लिफ्ट के बटन को ऊपर के माले की ओर प्रेस करता है, जिससे वह लिफ्ट छत की ओर खुले और जहां पर उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। बटन प्रेस करने के बाद क्रिश अनोखी को लिफ्ट की दीवार से सटा देता है और खुद उसके सामने आ जाता है। तो मिस क्या कह रही थी आप कि मैं बेशर्म हूं? तो चलो कुछ बेशर्मी ही कर ली जाए। इसके साथ ही क्रिश अपने होंठों को अनोखी के होंठों से जोड़ देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। आज की किस में क्रिश के सारे इमोशन थे जो कि वया कर रहे थे कि अनोखी के लिए उसके दिल में फीलिंग आ रही है। अनोखी क्रिश को दूर करने लगती है। क्रिश को जब महसूस होता है कि अनोखी बार बार खुद को छुड़ा रही है तो क्रिश अनोखी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर टककर उसे और गहराई से चूमने लगता है। अनोखी को किस करने में बिजी क्रिश कभी उसके निचले होठों को सक करता तो कभी ऊपरी होठों को। क्रिश काफी देर तक अनोखी को किस करता है। अब अनोखी को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, पर क्रिश को देखकर नहीं लग रहा था कि वो रुकने के मूड में है। लिफ्ट जो कि छत साइड आकर एक बार फिर नीचे की पर जाने लगी थी। अनोखी जो कि ये सब देख रही थी वो राहत की सांस लेती है कि अब नीचे कोई तो उससे बचा लेगा। क्रिश अनोखी को फ्रेंच किस करना चाहता था, इसलिए वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ एक हाथ अनोखी के कमर में रख वहां चिकोटी काटता है, जिससे अनोखी एक आह के साथ अपना मुंह खोल देती है और क्रिश अपनी जीभ को उसके मुंह में एंटर कर उसके मुंह को एक्सप्लो करे लगता है। क्रिश के ऐसा करते ही अनोखी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये एहसास उसके लिए नए थे, पर क्रिश उसे लगातार चूमे जा रहा था। एक बार फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अनोखी सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो किसे देख लिया अनोखी ने? क्या क्रिश के दिल में सच के अनोखी के लिए फीलिंग है या वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है? चैप्टर 26 क्रिश और मिस्टर लूथरा की मुलाकात। छत पहुंचने के बाद लिफ्ट नीचे की ओर आने लगती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे एक फ्लोर रुकती है तो अनोखी लिफ्ट के खुलने की आवाज सुनकर साइड से देखती है कि कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए, पर जैसे ही वो सामने खड़े शख्स को देखती है उसका दिल मुंह को आ जाता है। सामने मिस्टर लूथरा खड़े थे जो कि लिफ्ट खुलने का वेट कर रहे थे। अनोखी मिस्टर लूथरा को देखकर क्रिश के सीने में खुद को छुपाने लगती है। अनोखी के ऐसा करने पर क्रिश उसे एक नज़र देखता है। उसे लगता है अनोखी भी उसके एहसास में डूब रही है और वो वापस से जो काम कर रहा था उस पर ध्यान देने लगता है। जब लिफ्ट का पूरा दरवाजा खुलता है तो सामने मिस्टर लूथरा जो देखते हैं उससे उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह थोड़ा जोर से खांसते हैं कि सामने वाला इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसे बंद कर दे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द लिफ्ट में चढ़कर अपनी बीवी के पास पहुंचना था। पर वह दोनों लोग ऐसे लगे हुए थे कि उन्हें देखकर ही मिस्टर लूथरा को शर्म आ रही थी। बहुत जोर से बोलते हैं आजकल के बच्चों ने पता नहीं आखा शर्म बेंच खाए कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ध्यान भी नहीं देते कि कब और कौन सी प्लेस में क्या करना चाहिए, कहीं पर भी अश्लील हरकतें करने लगते हैं। पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या सिखाया है।
मिस्टर लूथरा की बात सुनकर क्रिश उन्हें वैसे ही खड़े हुए कहता है, वो क्या है ना अंकल, हम बेशर्म हैं, पर आपको शर्म आ रही है तो हमें देखने से अच्छा आप यहाँ से चले जाए, हमारा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मिस्टर लूथरा गुस्से से उस लड़के को देखते हैं पर बोलते, कितने बदतमीज हो तुम लोग, बड़ों की रिस्पेक्ट भी करना नहीं आता है, हद होती बेशर्मी की। इसके साथ मिस्टर लूथरा वहां से भुना भुनाते हुए चले जाते हैं। मिस्टर लूथरा की बात अनोखी और क्रिश दोनों ने सुनी थी। अनोखी का तो हाल बुरा हो रहा था, उसे क्रिश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रिश को भी समझ में आ रहा था कि अनोखी गुस्सा हो रही है। सामने वाले अंकल की बात सुनकर उसे उस इंसान पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी लाइफ का इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया अपनी जहरीली जुबान से। क्रिश का अब मूड खराब हो गया था। वो कैसे ही अनोखी से अलग होता है। अनोखी खींचकर क्रिश को एक थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की आवाज पूरी लिफ्ट में गूंज जाती है क्योंकि उस थप्पड़ के साथ ही लिफ्ट बंद हो गई थी। अनोखी के थप्पड़ मारने पर क्रिश उसे घूरकर देखता है और अपने जबड़े को एडजस्ट करते हुए चिटकता है। लगता है बेबी डॉल की हैबिट है, मुझे जब भी मिले थप्पड़ से मेरा स्वागत जरूर करना है या फिर थप्पड़ के बहाने मुझे छूना है। इसके साथ ही क्रिश स्माइल करता है। अनोखी उसकी स्माइल देख और उसके इस तरह बोलने पर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, बेशर्म इंसान, तुम्हें पता है जो शख्स अभी लिफ्ट के बाहर खड़े थे और जो भी बोल कर गए हैं वह कौन थे? मेरे डैड थे वो, मैं, और शायद उन्होंने मुझे देख लिया है। ओह गॉड, अब क्या होगा? इसके साथ ही अनोखी लिफ्ट में ही यहाँ वहाँ चलने लगती है और बड़बड़ाती है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे थे? तुम्हें हक किसने दिया ये सब करने का? अनोखी की बात सुनकर क्रिश मन में सोचता है, ओह गॉड, फादर इन लॉ थे और मैंने उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया। अच्छा हुआ हो अगर उन्होंने मुझे देखा ना हो, वरना अपनी बेटी की शादी तो मेरे से कभी नहीं करेंगे। ओह गॉड, बचा लेना। अनोखी की भून भुनाहट सुनकर क्रिश अपने सेंस में आता है और अपना सलाइवा निगलते हुए कहता है, देखो अनोखी, उन्होंने हम दोनों को ही नहीं देखा है, वरना वो लिफ्ट में आ जाते यदि उन्होंने तुम्हें देखा होता। क्रिश की बात सुनकर अनोखी गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहती है कि तो तुम चाहते कि वह मुझे देखे और आज के बाद मुझसे दूर रहना, दोबारा मेरे पास आए ना, सीधे जेल की हवा खिलाऊंगी। अनोखी की बात सुनकर क्रिश की हवाएं उड़ी हुई थी। क्या गजब लड़की है, मैं इसे कंसोल कर रहा हूँ, ये मुझे ही सुना रही है, पर एक मिनट गलती भी तो मेरी है। पर कुछ भी कहो, किस बड़ी मजेदार थी। अब कब इन शरबती होंठों को टेस्ट करने मिलेगा? ये तो तीखी मिर्ची बनी घूम रही है। लगता है आंटी को पहले पटाना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी सुपुत्री हाथ आएगी। क्रिश अपने ही ख्यालों में गुम था। मौके का फायदा उठा अनोखी जैसे ही देखती है लिफ्ट खुलने वाली है, वो लिफ्ट के खुलते ही गुस्से से तमतमाते हुए बाहर निकल जाती है। क्रिश जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था, अनोखी को बाहर जाता देख अपने सेंस में आता है और उसे पीछे से जाते हुए देखता रह जाता। हाय हाय, यह मिर्ची कितनी तेज है, पर जो भी है मेरी है। उसके साथ ही वह मुस्कुराते हो अपने लिप्स पर अपना थंब को फिराते हुए लिफ्ट से निकल जाता है और लैब की ओर चला जाता है। क्रिश जब लैब में आता है तो वहां पर मिस्टर लूथरा और मिसेस लूथरा दोनों थे। क्रिश यहाँ वहां अनोखी को देखता है पर वो नहीं थी। क्रिश नर्स के पास आकर कहता है, टेस्ट हो गए नर्स जी? सर टेस्ट हो गए हैं, मैं इनको इनके वार्ड में ही लेकर जा रही थी। नर्स की बात सुनकर क्रिश कहता है, तुम दूसरा काम करो, इनको मैं वार्ड तक छोड़ लूंगा। क्रिश की बात सुनकर नर्स हमें गर्दन हिला रूम से बाहर निकल जाती है। क्रिश मिसेस लूथरा की ओर आते हुए उनसे कहता है, अब आप कैसा फील कर रही हैं? तो आंटी। मिसेस लूथरा मुस्कुराकर कहती है, पहले से बेहतर बेटा। फिर मिस्टर लूथरा की तरफ देख उन्हें पास बुलाती है और कहती, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है। मिसेस लूथरा की बात सुनकर क्रिश के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती है और वो खिसियानी हंसी हंसकर मिस्टर लूथरा की ओर मुड़ता है। हेलो सर, मैं डॉक्टर क्रिश कुमार हूँ। मिस्टर लूथरा क्रिश को गौर से देखते हैं हुए उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूँ डॉक्टर? मुझे ऐसा लग रहा। मिस्टर लूथरा की बात सुनकर क्रिश सकपका जाता है और कहता है, जी नहीं, मैं तो आपसे आज ही मिल रहा हूँ। वह मैं एक पेशेंट को देखने लगा था, इसलिए आंटी साथ नहीं आ पाया। फिर बार बदलते हुए, चलिए आंटी को वार्ड में लेकर चलते हैं, वही सारी बातें कर लेंगे, यहाँ और भी पेशेंट है जिनका टेस्ट होना है। क्रिश की बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। क्रिश मिसेस लूथरा की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए लेकर चलता है। बीच में तीनों ही आपस में बातें करते हुए जा रहे थे।
पर मिस्टर लूथरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनको लग रहा था कि उन्होंने क्रिश को पहले भी कहीं देखा है, पर अपनी वाइफ के मुंह से उसकी तारीफें हैं सुनकर कि क्रिश ने उन्हें बचाया था और वही उनको हॉस्पिटल लेकर आया और अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ये जानकर वह उस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते और वार्ड की ओर चले जाते हैं। तीनों जब वार्ड में पहुंचते हैं तो अनोखी ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी। अनोखी को देख मिस्टर लूथरा कहते हैं कि बेटा अनोखी, तुम कहाँ थी? तुम्हारी मॉम का वहाँ टेस्ट हो रहा था। तो अनोखी उनसे कहती है कि डैड, मुझे लैब पता नहीं थी, मैं नीचे गई थी बट मुझे नहीं दिखी, इसलिए मैं वापस रूम में आ गई। वैसे भी यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ अच्छा है, मॉम का बहुत ध्यान रख रहे हैं। क्रिश को समझ आ रहा था कि अनोखी उसे टोंट कस रही है। क्रिश अनोखी की बात सुनकर खिसियानी हंसी हंसकर कहता है, हाँ हाँ आंटी भी तो मेरी माँ जैसी ही है, जैसे मैं अपनी मॉम का ध्यान रखता हूँ वैसे इनका ही रख रहा हूँ। मिस्टर लूथरा क्रिश की बात सुनकर कहते हैं कि बेटा ये तो आपका बड़प्पन है और स्माइल कर देते हैं। इतने में एक नर्स आकर डॉक्टर क्रिश कहती है कि डॉक्टर, आपके केबिन में एक पेशेंट है, उनका अपॉइंटमेंट है, वह आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नर्स की बात सुनकर क्रिश मिस्टर लूथरा से कहते हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप चाहे तो कल तक रुक सकते और यदि नहीं रुकना है तो डिस्चार्ज लेकर कल हॉस्पिटल चेकअप के लिए आ सकते हैं। फिर मैसेज लूथरा को बाय कहकर अनोखी को एक नज़र देख रूम से बाहर निकल जाता है। अनोखी मिस्टर लूथरा से कहती है कि डैड, मॉम सही है तो हम क्या इन्हें डिस्चार्ज कर घर ले जाएं? अनोखी की बात पर मिस्टर लूथरा हाँ मैं सिर हिला देते हैं और डिस्चार्ज के पेपर रेडी करने चले जाते हैं। रूम में इस समय मिसेस लूथरा और अनोखी थी। मिसेस लूथरा अनोखी की तरफ देखकर कहती हैं, क्रिश बहुत अच्छा लड़का है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी उसने मुझे पर्सनली अटेंड किया, उसने मेरी इतनी हेल्प की। फिर थोड़ा रुककर आंखें चुराते हुए, वैसे बेटा तुम्हें कैसा लगा क्रिश? मिसेस लूथरा की तरफ अनोखी तीखी नजरों से देखती है और कहती, मैं सब समझ रही हूँ, आपके कहने का क्या मतलब है, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए मॉम। अनोखी के कटाक्ष सुनकर मिसेस लूथरा मुंह बना लेती है और कहती, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। ओ कम ऑन मॉम, अपोलो की भलाई के चक्कर में ही वो बेशर्म इंसान मेरे पीछे पड़ गया है और भलाई की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अनोखी को खुद में भुना भुनाते देख मिसेस लूथरा कहती है, क्या हुआ, बस हमारे तुम्हारी शादी की फिक्र है बेटा। अपनी मॉम की बात सुन अनोखी उनको गुस्से में देखने लगती है। अनोखी को गुस्से में देख मिसेस लूथरा कहती है, ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ कोई बात। कुछ देर बाद मिस्टर लूथरा आ जाते हैं और कहते हैं कि पेपर रेडी हो गए हैं, चलो चलते हैं। तीनों लोग अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। क्रिश अपने केबिन में खड़ा तीनों को जाते हुए देखता है और गहरी सांस ले कहता है, लगता है मम्मी पापा को पहले पटाना पड़ेगा, वैसे ही ये तीखी मिर्च मेरे ऊपर भड़की हुई है। दूसरी ओर गुस्से से तमतमाते हुए आकर्ष कॉलेज से निकल सीधे अपने विला की ओर आता है। यह विला उसका खुद का था, वह राय विला में नहीं गया था क्योंकि वहां सबको को यही लग रहा था कि अभी आकर्ष इंडिया नहीं लौटा है, सिवाय दादाजी को छोड़कर उन्हें पहले से ही सारी खबर थी। आकर्ष सीधे अपने रूम में जाता है और बिना कपड़े चेंज किए बाथरूम में जा शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके हाथों की मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थी, उससे ऐश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर शॉवर के नीचे रहने के बाद आकर्ष बाथरूम से बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज कर एक सिगरेट सुलगा बालकनी में चला जाता है। आकर्ष सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था, उसे कुछ भी करके अपना गुस्सा शांत करना था। तभी उसके रूम को कोई खटखटाता है। आकर्ष रूम का डोर खोलकर देखता है तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। बोलो क्या हुआ? साहब, बड़े मालिक आए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं। आकर्ष जैसे ही सुनता है कि उसके दादाजी आए हैं, वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी गर्दन हिला सर्वेंट को इशारा करता है। वो नीचे सिरकर बाहर से निकल जाता है और अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा नीचे की ओर चला जाता है। नीचे आदित्य जी आकर्ष का वेट कर रहे थे। जब आकर्ष आता है तो आदित्य जी अपना सिर उठा उसकी ओर देखते हैं। लगता है काफी जोर की पड़ी है, अभी तक निशान नहीं गया, काफी स्ट्रॉन्ग है मेरी पोता बहू। दादाजी की बात सुनकर आकर्ष गुस्से में आ जाता है और कहता है, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं। आकर्ष गुस्से में कहता है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है, कारण आप हैं।
तो दोस्तों, क्या लगता है आकर्ष का अपने दादाजी को ब्लेम करना सही है? और दादाजी को कैसे पता चला कि ऐश ने आकर्ष को थप्पड़ मारा है? क्या सच में दादाजी आकर्ष पर अपनी नजर रख रहे हैं? चैप्टर 27 आकर्ष ऐश के रूम में। आकर्ष नीचे आता है तो दादाजी एक नजर आकर्ष को देख अपनी चाय की चुस्की लेते हैं। और ऊपर देख, क्या हुआ बरखुरदार, कुछ ज्यादा जोर की लगी क्या? लगता है मेरी पोता बहू को मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। दादाजी की बात सुन आकर्ष चिढ़कर उनके पास सोफे पर बैठकर उनसे कहता है, ये सब आपके कारण हो रहा है, आपने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है और खुद मजे ले रहे हैं। दादाजी हंसते टीयर्स ऑफ जॉय हुए कहते हैं कि यह सब मेरा किया हुआ नहीं है, ये तुम थे जिसने ये सब किया है। यदि तुम अपनी शर्त नहीं रखते तो सब ठीक होता। वाहो कम ऑन दादाजी, आप तो ये कहिए ही मत, सब आपके कारण ही हो रहा है। आप जानते हैं वह लड़की क्या हरकतें कर रही है? शादी मुझसे की है उसने, पर उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि शादीशुदा है। अभी भी वो मुझ पर लाइन मारती है, लड़कों से फ्लर्ट करती है। आज ही एक लड़के ने प्रपोज किया उसे। आकर्ष को गुस्से में देख दादाजी कहते हैं, तो बेटा जी, किसने कहा था शादी को सीक्रेट रखने के लिए? यदि तुम्हें इतनी ही जलन हो रही है तो तुम पहले ही ऐश्वर्या को सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते कि वह तुम्हारी बीवी है। दादाजी की बात सुनकर आकर्ष गुस्से में उन्हें घूरता है। दादाजी, यदि आप मुझे प्रॉपर टाइम देते उसे जानने का, समझने का, फिर हम शादी करते तो मैं उसे सबके सामने एक्सेप्ट करता। पर आपने मुझे टाइम ही कहाँ दिया है? आपने मुझे एक दिन का टाइम दिया था और मेरी हाँ सुनकर सीधे शादी फिक्स कर दी। इसलिए आप मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और मैं अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, और वो तो मेरी बीवी है। भले ही मेरी शादी ऐश्वर्या से मेरे मन मुताबिक ना हुई हो, लेकिन वह मेरी बीवी है और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी को कोई मेरे ही सामने प्रपोज करे। चाहे वह शादी सीक्रेट ही क्यों ना हो, उसे इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वह एक शादीशुदा लड़की है। उसे दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए, पर उसे इस चीज की समझ ही नहीं है। इसलिए मुझे आज इतना गुस्सा आया और मैंने वह हरकत की। मुझे पता है वो हट हुई है मेरी बातों से, पर यह सब भी जरूरी था उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। पूरी बात सुनने के बाद दादाजी सीरियस होकर आकर्ष से कहते हैं, देखो आकर्ष, मैं बस यही बात करने तुमसे आया हूं। जो चीज है तुम गुस्से में करते हो उससे दूसरे हट होते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम उसे समझो, वह गलत नहीं है, बस थोड़ी सी नासमझ है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? यदि तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बना लोगे तो तुम्हारे सिवा किसी को भी अपने पास भटकने नहीं देगी। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? वो अपनी हरकतें सुधार लेंगी। अरे भाई, एक्सपीरियंस है उनके, जो जीन्स है ना अपनी दादी के जैसे है। तुम्हारे दादा ससुर ने उनके दिल में जगह बनाई, आज वो सिर्फ उनकी है। ठीक वैसे ही आपको करना है। फिर दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको बस उनसे अपने रिश्ते सुधारने हैं। जो आज आपने किया वो इतनी जल्दी नहीं भूलेंगी। आकर्ष अपना सिर सहलाते हुए, और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम उनको आपसे ज्यादा जानते हैं, बचपन से देखा है हमने उनको। आपको अब बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। दादाजी, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। यदि मैं उनको बता दूंगा कि मैं उनका हस्बैंड हूं और मुझे सारे हक है उनके करीब जाने के, तब वो ऐसा कुछ भी सोचेंगी। आकर्ष की बात सुनकर दादाजी कहते हैं कि यही तो गलती कर रहे हैं बेटा आप। आपका हक जरूर है उन पर वो हक उन्होंने आपको अभी दिया नहीं है। आप दोनों की शादी बड़ों की मर्जी से हुई है। जैसे आपकी मर्जी नहीं थी इस शादी में, ठीक वैसे ही उनकी नहीं थी। इसलिए आप उनके दिल में अपनी जगह बनाए। पर दादाजी, उनके दिल में जगह तो मैं बना लूंगा, लेकिन वह जगह बनेगी प्रोफेसर राय की, ना कि आकर्ष राय की। ऐसा ना हो कि वह प्रोफेसर राय की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो जाए कि वह अपने हस्बैंड को ही भूल जाए, और जब उन्हें बाद में पता चले कि मैं ही उनके हस्बैंड हूं, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए। दादाजी आकर्ष की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद इसके बारे में और आर्यदीप बात करेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐश्वर्या की दिल में अपने लिए जगह बनाए। वह प्रोफेसर से ना प्यार करके आपसे प्यार करे। उन्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि आप प्रोफेसर हैं या उनके हस्बैंड। वह बस ये जाने कि वह जिससे प्यार करती है वह आप हैं। समझ में आई मेरी बात? इसके साथ ही दादाजी आकर्ष का कंधा थपथपा कर वहां से निकल जाते हैं। आकर्ष दादाजी को जाते हुए देखता है। कपूर विला में
ऐश जब से कॉलेज से आई थी वह अपने रूम से बाहर नहीं आए। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके लिए प्रोफेसर रॉय ने उसके प्रति ऐसी राय बना ली है। ऐसा नहीं था कि वह हर एक लड़के से फ्लर्ट करती थी, उसकी फ्लर्ट करने की आदत केवल बातों में थी। वह कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी। एक प्रोफेसर रॉय और ही थे जिन्होंने उसकी पहली किस ली थी, और आज जिस तरीके से प्रोफेसर राय उसके करीब आए उससे समझ नहीं आ रहा था कि यह फीलिंग क्या है। क्या उसे प्रोफेसर राय का टच करना अच्छा लग रहा था, पर उसका दिल कह रहा था कि यह गलत है। उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक पति है जो कि अभी तक उसके सामने नहीं आया है। कल को अगर उसे पता चले कि उसकी वाइफ को किसी गैर व्यक्ति ने टच किया है तो क्या वह भी मुझे मेरे कैरेक्टर को लेकर जज करेगा? क्या जैसे प्रोफेसर राय ने मेरे कैरेक्टर को लेकर बातें की, मेरी फैमिली से रिलेटेड बातें की, क्या मेरे हस्बैंड भी मुझे इस पैमाने में रखकर जज करेंगे? मैं दादाजी की इज्जत पर कोई सवाल उठने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके प्रोफेसर राय से दूरियां मेंटेन करनी ही होगी। ये सब सोचते हुए ऐश फ्रेश होने चली जाती है। बाथरूम से आकर वह एक नाइट गाउन पहनती है। आज उसने डिनर भी नहीं किया था। आईने के सामने वह अपनी बॉडी में लोशन लगा रही थी जब उसकी नज़र अपनी लिप्स पर चली जाती है। अपनी लिप्स को देख उसके हाथ ऑटोमेटिक उन पर आ जाते। उन लिप्स में अभी भी प्रोफेसर राय के एहसास थे जिनको महसूस कर ऐश को गुदगुदी हो रही थी। उसे अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। एक तरह से प्रोफेसर रॉय का करीब आना उसके पेट में गुदगुदी पैदा कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इन सभी ख्यालों को झटक ऐश अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। रात की एक पहर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है, उसकी गर्दन को चूम रहा है। धीरे धीरे वह इंसान उसके लिप्स पर पहुंच उन्हें किस कर रहा है। ऐश बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें कंट्रोल कर आंखें खोलती है और सामने वाले शख्स की ओर देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। प्रोफेसर राय उसके ऊपर लेटे हुए थे। उन्होंने उसके दोनों हाथ हेडबोर्ड की साइड टक किए हुए उसे पैशनेटली किस कर रहे थे। प्रोफेसर राय के हर टच से ऐश्वर्या के शरीर में झनझनाहट हो रही थी। ऐसा टच उसने कभी महसूस नहीं किया था। प्रोफेसर राय ऐश को गहराई से चूमते हुए अपना एक हाथ फ्री कर धीरे धीरे हाथ उसके बदन में फिराने लगते हैं, जिससे ऐश्वर्या के पैर अपने आप ही बेडशीट में ऊपर नीचे होने लगते हैं। उसे यह फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी सांसें में तेज हो रही थी। धीरे धीरे प्रोफेसर रॉय अपना हाथ उसके सीने की ओर ले जाने लगते हैं, जिसे महसूस कर ऐश्वर्या अपने हाथ को जल्दी से छुड़ा उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। प्रोफेसर राय ऐश्वर्या की आंखों में देखते हैं जो कि उन्हें आंखों से ही ना का इशारा कर रही थी। प्रोफेसर राय ऐश्वर्या की ना सुनकर उसकी लिप्स को जोर से काटते हैं तो ऐश्वर्या की आह निकल जाती है। प्रोफेसर रॉय उसके हाथ को अपने हाथ से हटा उसे पकड़कर वापस से ऊपर की ओर टक कर देते हैं और उस हाथ को वापस से ऐश्वर्या की सीने की ओर ले जाने लगते हैं और जोर से प्रेस करते हैं। ऐश्वर्या प्रोफेसर राय के हाथों को अपने सीने में महसूस कर जोर से चिल्लाती है, आह। उसके साथ ही ऐश्वर्या की नींद खुल जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अपने चारों तरफ देखती है कि प्रोफेसर राय कहाँ है, पर उसे अपने रूम में उसके सिवा कोई नहीं दिखता। वह अपने माथे से पसीने को पोंछती है और टेबल से पानी निकाल जल्दी जल्दी पीने लगती है। पानी पीने के बाद ऐश ठंडे दिमाग से सोचती है कि यह क्या हुआ। क्या वह सपना देख रही थी, वह भी इतना भयानक? प्रोफेसर राय उसके इतने करीब। ओ माय गॉड, मैं ये क्या सोच रही हूँ? नो नो, ये नहीं हो सकता है। इसके साथ ही ऐश्वर्या जल्दी से बिस्तर से उठ बाथरूम की ओर जाती है और अपना फेस वॉश करती है। कुछ देर खुद को आईने में देख वो वापस अपने रूम में आती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह प्रोफेसर राय को लेकर ऐसे वाइल्ड सपने देख रही है। उसने अब सोच लिया था कि वह प्रोफेसर राय से दूर रहेगी। ऐसे ही वह बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी। करवटें बदलते हुए आखिरकार उसकी नींद लगी जाती है। सुबह का समय रॉय विला। अनिशा जी और आकृति जी किचन में खाना बना रही थी। जब अनिशा जी कहती हैं कि दीदी आकर्ष कब तक लौटेंगे, बात हुई है क्या आपकी उनसे? आकृति जीना में सिर हिला देती है। पता नहीं छोटी, ये लड़का कब सुधरेगा। अब केवल काम की जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर हमारी एक बहू भी है। भले वो शादी में नहीं आया, पर ऐश के भी तो सपने हैं। बेचारी वो कुछ नहीं कहती है, पर आकर्ष को सोचना चाहिए अब वो अकेले नहीं है।
आकृति जी की बात सुन अनिशा जी कहती है, दीदी आप बात तो सही कह रही है। मुझे तो अभी से ही ऐश की याद आने लगी। आखिर कब तक हम अपनी बहू से दूर रहेंगे। आकर्ष जल्दी से आ जाए और हम हमारी बहू को विदा कराकर अपने घर ले आए। अनिशा जी की बात सुनकर आकृति जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वह सब तो ठीक है छोटी, पर यह भी तो सोचो कि अभी आकर्ष ने ऐश को देखा तक नहीं है। हमें लगता है कि हमें कुछ टाइम उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए देना चाहिए। जब आकर्ष आए तो हमें उन दोनों को कहीं भेज देना चाहिए, उसके बाद ही हमें ऐश को पूरे रीति रिवाजों के साथ ही विदा कराना चाहिए। आकृति जी की बात सुन अनीशा जी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों नाश्ते की तैयारी करने लगती है। एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर। क्या मैंने तुमसे जो सामान लाने के लिए कहा था तुम वह लेकर आए हो? जी मैडम मैं लेकर आया हूं, पर ध्यान रखिएगा केवल एक गोली में आपका काम बन जाएगा। अगर 2 गोली दे दी तो मैडम 2 गोली में तो पूरी रात कार्यक्रम चलेगा, सामने वाले शख्स ने हंसते हुए कहा। उस लड़की ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाल उस शख्स को दे दी। वो शख्स गंदी हंसी हंसते हुए चला गया है। शीशी को देखते हुए उस लड़की ने कहा, अब मजा आएगा जब तुम दूसरों का बिस्तर गरम करोगी। इसके साथ ही वो लड़की हंसते हुए वहां से चली है। चैप्टर 28 ट्रिप टू शिमला। कपूर विला। सुबह का समय। ऐश सुबह जम्हाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठती है। एक तो उसे उस सपने के कारण नींद नहीं आ रही थी, जैसे तैसे उसकी नींद लेट नाइट लगी। लेकिन सुबह फिर से उन्हीं वाइल्ड सपनों के कारण सुबह जल्दी नींद खुल गई। वह अपनी आंखें मलते हुए सीधे नीचे की ओर चली जाती है। जब वह हाल में देखती है कि कोई नहीं है तो सीधे वह डाइनिंग एरिया साइड आ जाती है। दादा दादी और आशी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कुछ देर बाद ऐश अपने आंखों को मलते हुए उन्हें ज्वाइन करती है। ऐश अभी भी अपनी आंखों को रब कर रही थी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। ऐश को ऐसा करते देख दादी उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, रात को सोई नहीं हो क्या? ऐश जब अपनी आंखों से हाथ हटाती है तो आशी जोर जोर से हंसने लगती है। आशी को ऐसे हंसते देख दादी उससे कहती है, क्या हुआ है, अचानक से ऐसा पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? आशी हंसते हुए ऐश की तरफ इशारा कर कहती है, दादी दी को तो देखो। आशी को खुद के ऊपर हंसता देख ऐश उसे घूरते हुए कहती है, तू हंस क्यों रही है छोटी चूही? ओ रियली दी मैं छोटी सी चूही हूं तो आप क्या बने हुए हो, गोल और काली आंखों वाला पांडा? आशी द्वारा खुद को पांडा कहे जाने पर ऐश ने उसे घूर के देखा और कहा, क्या मैं तुझे पांडा लगती हूं? आशी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, लगती तो नहीं, बट जैसी आपकी अभी हालत है ना कोई भी आपको दिखेगा तो पांडा ही कहेगा। क्या? आशी की बात सुन ऐश जोर से चिल्लाती है। ऐश का चिल्लाना सुन दादा और दादी दोनों अपने कान पर हाथ रख लेते हैं और ऐश को घूरते हैं। खुद को यूआई घूरे जाने और आशी के पांडा कहने पर ऐश जल्दी से उठती और अपने रूम की ओर भाग जाती है। ऐश को ऐसे भागते देख दादी कहती है, अरे कहाँ भागी जा रही हो, पहले खाना तो खा लेती। फिर आशी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। मेरी बेचारी पोती को नाश्ता तो कर लेने देती, अभी वह बिना नाश्ता किए कॉलेज चली जाएगी। दादी की बात सुनकर आशी मुंह बना लेती है। दादी माँ आपको बस दी की पड़ी रहती है। जब वह मुझे छोटी चूही बोल रही थी तो आपने वह नहीं सुना, मैंने उनको पांडा कह दिया तो आपको बुरा लग रहा है। वो खाना छोड़कर नहीं गई है, मैंने उन्हें पांडा कहा है तो वह अपना चेहरा आईने में देखने गई है। वैसे भी आपकी प्यारी पोती अपने फेस को लेकर बहुत सीरियस रहती है। इसके साथ ही आशी अपना नाश्ता करने लगती है। दादी आशी की बात पर उसे तीखी नजरों से घूरती और कहती है, हाँ मैं उसकी साइड लूंगी क्योंकि वह मेरे जैसी है। तुम तो अपने दादाजी पर गई हो, उनके जैसे ही खड़ूस मैं जा रही हूँ उसे बुलाने के लिए। दादाजी जो बहुत देर से तीनों की बातें सुन रहे थे, खुद को खड़ूस कहे जाने पर कैसे कह सकती है कि मैं खड़ा हूं? क्योंकि आप खड़ूस हैं, ठीक वैसे ही खड़ूस है आपकी बहू और यह आपकी नकचड़ी पोती, जो कि मेरी प्यारी पोती के पीछे ही पड़े रहते हैं आप तीनों। बस एक मेरा बेटा है और मैं हूं जो मेरी प्यारी पोती को प्यार करते हैं। दादी जी के इल्जाम को सुनकर दादाजी और आशी अपनी गर्दन नामे दिला देते हैं। दादी जी खुद उठकर ऐश को बुलाने जाने लगती हैं। दादी जी उठते देख
दादाजी कहते हैं कि आप मत जाओ, मैट को भेज दो, उसे बुलाने के लिए आप क्यों परेशान हो रही हो। दादाजी की बात सुन दादी जी अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। और फिर दादाजी आशी की तरफ रुख करते हुए, बेटा वह आपसे बड़ी है, ज्यादा दी को परेशान मत किया करो। दादाजी की बात सुनकर आशी हाँ में सर हिला देती है और अपना नाश्ता करने लगती है। दादी माँ एक मेड को बुला ऐश के रूम में भेजती है और उसे कहती है, ऐश को बोलो जल्दी आए, सभी नाश्ते के लिए उसका वेट कर रहे हैं। मेड दादी की बात सुनकर ऐश को बुलाने ऊपर चली जाती है। ऐश बाथरूम में अपने चेहरे को देख रही थी, जो कि ना सोने के कारण हल्का डल लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसमें वह क्रीम लगाते हुए कहती है, ये सब प्रोफेसर के कारण हो रहा है, मुझे रात भर नींद नहीं आई जिसके कारण मेरे चेहरे में डार्क सर्कल्स आ गए और उस आशी की बच्ची को मुझे चिढ़ाने का मौका मिल गया। ऐश ऐसे ही प्रोफेसर रॉय को कोसते हुए बाथरूम से बाहर आती है तो उसके रूम का डोर नॉक होता है। ऐश जब दूर खोलती है तो सामने मैट खड़ी थी। दीदी जी, बड़ी मालकिन आपको नीचे बुला रही है नाश्ते के लिए। मेड की बात सुनकर उससे कहती है, उनसे कहो वह लोग नाश्ता करें, मैं आ रही हूँ। मेड हाँ में सिर हिला नीचे चली जाती है। मेड के जाने के बाद ऐश रूम लॉक कर अपने अपने कपड़े चेंज करने लगती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर नीचे दादाजी दादी जी से कहते हैं कि मिस्टर गुप्ता का कॉल आया था, उनकी बेटी की शादी है, हमारे सारे परिवार को बुलाया है। दादी जी, आप सोचिए जाना है कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है अब। दादी जी की बात सुनकर दादाजी कहते हैं, मिस्टर गुप्ता हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, हमें जाना चाहिए। दादी जी, पर अभी आशी की भी पढ़ाई चल रही है, कैसे जाना होगा हमारा। दादाजी, जाना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को। दादी, वैसे शादी कहाँ। शिमला में शादी, शिमला जाना पड़ेगा। दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में ऐश आ गई। ऐश, कौन जा रहा है शिमला। दादी माँ ऐश को बताती है कि उनके पुराने बिजनेस पार्टनर मिस्टर गुप्ता के यहाँ उनकी बेटी की शादी है, उन्हीं के यहाँ का इनविटेशन आया है और शादी शिमला से है। वाह, हम लोग चलते हैं ना दादी। पर बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आशी की पढ़ाई भी है, वह बंद नहीं कर सकती, अभी तो उसके अपना स्कूल ओपन हुए हैं और ऊपर से बोर्ड एग्जाम है उसके। हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि वहां जाना होगा कि नहीं होगा। दादी की पूरी बात सुनकर ऐश अपना चक्कर गिननी वाला दिमाग लगाने लगती है कि उसके कॉलेज में अभी भी फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी चल रही है और वह अभी प्रोफेसर के सामने जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसलिए वह अपना दिमाग लगा कहती है, अरे दादी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, वैसे भी मेरी कॉलेज में अभी फ्रेशर्स पार्टी के कारण क्लासेस नहीं लग रही हैं, 4 से 5 दिन यही चलने वाला है जब तक पार्टी नहीं हो जाती। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं और अनोखी चले जाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग। ऐश की बात सुनकर दादी कहती, नहीं नहीं बेटा, इतनी दूर आप अकेले कैसे जाओगे, किसी बड़े को तो जाना जरूरी है ना। अरे यार दादी, अनोखी भी तो मेरे साथ है और किसको लेकर जाए, मैं चली जाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादाजी जो बहुत देर से दोनों दादी पोती की बात सुन रहे थे, वह बीच में आते हुए कहते हैं कि बेटा आप कभी उनसे मिली नहीं हो, ऊपर से शादी शिमला में है तो आप कैसे मैनेज करोगे, और कभी आप इसे अकेले गए नहीं हो, इसलिए दादी आपको मना कर रही हैं। दादाजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी बाहर रही नहीं हूँ। बाहर से इंडिया में अकेली ही आई थी, और वैसे ही मैं अकेली कहाँ हूँ, अनोखी भी तो है मेरे साथ। बेटा आप दोनों लड़कियां हैं, किसी बड़े का होना भी जरूरी है। लड़कियों वाला चैप्टर उठने पर दादी जी तुनक कर कहती है, लड़कियां हैं का क्या मतलब है, क्या वह लड़कियां हैं तो अकेली नहीं जा सकती। दादी जी को भड़कता देख दादाजी कहते हैं, सुमन जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप जानती हैं इंडिया का हाल कैसा है, फिर भी इसको आप समझाने की जगह उसकी हाँ में हाँ मिल रही है। हाँ मैं हाँ मिला रही हूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि ऐश और अनोखी ही जाए। आप मिस्टर गुप्ता को कॉल कर दीजिए कि हमारे यहाँ से ऐश्वर्या अनोखी आ रहे हैं तो वह उनके रहने की व्यवस्था कर देंगे। कुछ देर की बहस के बाद दादाजी फाइनली मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है आप जाएंगी, पर हमारे बॉडीगार्ड्स भी आप लोगों के साथ जाएंगे। दादाजी की बात सुनकर ऐश बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है,
मैं अनोखी को कॉल करके बताती हूँ कि हम लोग शिमला जा रहे हैं, इसके साथ ही है जल्दी से अपने रूम की ओर चली जाती है। ऐश को इतना खुश देख दादाजी अपनी गर्दन ना में दिला देते हैं और मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, जैसे कि उनका प्लान काम कर गया हो। अब ये क्या प्लान था, ये तो आगे जाकर ही पता चलने वाला था। आशी दादाजी और दादी जी को बाय करके अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। ऊपर कमरे में ऐश अपने मोबाइल से अनोखी को कॉल करती है। अनोखी जो कि अभी सो रही थी, इतनी सुबह सुबह अपना मोबाइल रिंग करते हुए सुन मोबाइल को कान में लगाती है और उनींदी आवाज में कहती है, हेलो ओ मैडम, और कितना देर सोएगी। ऐश के इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर अनोखी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है और अपने मोबाइल को देखती है, जिस पर ऐश का कॉल आया हुआ था। वह आलस से मोबाइल उठाती और कहती है, क्या है यार, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी, मैं सो रही थी ना। ओ सुन आलस की पुड़िया, तुझे मैं एक ऐसी खबर देती हूँ जिसे सुनकर तेरा सारा आलस भाग जाएगा, साथ में नींद भी। ऐसी क्या खबर लाई है तू? हम दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। अनोखी जमाए लेते हुए, कौन से ट्रिप पर जा रहे हैं? सुबह सुबह भान खा ली है क्या तूने? नो बेब्स, इट्स ट्रिप टू शिमला। अनोखी, पर क्यों? दादाजी के बिजनेस पार्टनर के यहाँ शादी है, दादा दादी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मैंने उनको मनाया कि हम दोनों जाएंगे। और यह महान ख्याल आपको क्यों आया है मैडम? अरे यार, मैं कॉलेज जा जाकर बोर हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था कॉलेज से, और वैसे भी अभी क्लासेज नहीं लगने वाली है। और मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने दादाजी को कमिटमेंट दे दी हूँ कि मैं और अनोखी जा रहे हैं। और दादाजी बड़ी मुश्किल से माने हैं, और मैं तेरी ना नुकुर को नहीं सुनूंगी। अरे यार, है तू मेरे से पहले एक बार पूछ तो लेती कुछ भी बोलने के पहले। कल मॉम को पैर में चोट लग गई है, कल ही उनको हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज करके लाए हैं, और आज मैं ट्रिप के लिए चली जाऊं, उनका ध्यान कौन रखेगा? ऐश चौंकते हुए, क्या आंटी को चोट लग गई है? पर कैसे, और मुझे क्यों नहीं पता चला ये सब? तुझे कैसे पता चलता है? तू तो मुझे कॉलेज में अकेला छोड़कर आ गई थी, जब मैं घर आ रही थी तब माँ का कॉल आया, थोड़ी सी चोट है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक बार मैं घर में पूछ लूँ डैड क्या कहते हैं। यदि पापा एग्री होते हैं तो चलते हैं अपन। तू परेशान मत हो, मैं घर आती हूँ, आंटी को भी देख लूंगी और अंकल जी से भी बात कर लूंगी। अनोखी, चल ठीक है, आ जाना। इसके साथ ही दोनों फ्रेंड अपना कॉल कट करती हैं। चैप्टर 29, शादी की शॉपिंग। लूथरा हाउस, अनोखी का कमरा। ऐश के कॉल कट करने के बाद अनोखी बिस्तर से उठती है और बाथरूम में फ्रेश होना चली जाती है। अनोखी बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आती है। अनोखी उस बेबी पिंक बाथरोब में कहर ढा रही थी, उसकी गोरी पतली पतली टांगे बहुत अच्छी लग रही थी। अनोखी अपने बालों से टॉवेल निकल उन्हें सुखाने लगी है, उसका मोबाइल रिंग करता है। अनोखी अपने बाल पोंछते हुए आती है, इस ऐश को और चैन नहीं है, अभी तो बात की थी फिर दोबारा कॉल कर रही है। अब ये मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? 2-3 तकिया हटा देखती है तो बेड के कोने में उसे मोबाइल मिलता है। अनोखी अपना मोबाइल उठाती है तो उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये किसका कॉल आया है, वह ज्यादा ध्यान न देते हुए कॉल पिक करती है। अनोखी, हेलो क्रिश। हेलो मेरी तीखी मिर्ची। जैसे ही अनोखी तीखी मिर्ची सुनती है उसे समझ आ जाता है कि यह किसका कॉल है। मिस्टर क्रिश, आप मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं इस समय आपको कॉल नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? मेरी तीखी मिर्ची, तुमने मुझे याद किया कि नहीं? नींद तो आई नहीं होगी मेरे बिना। क्रिश द्वारा फिर से खुद को तीखी मिर्ची बुलाए जाने पर अनोखी चिढ़के के कहती है, मेरा नाम तीखी मिर्ची नहीं है। तो क्या बेबी डॉल है? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हाँ 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 हाँ, क्रिश हंसते हुए कहता है। अनोखी अपने दांत किटकिटाते हुए कहती है कि यह बंदरों के जैसा हंसना बंद करो, किस लिए कॉल किया था ये बताओ। अरे बेबी डॉल, कर ली थी ना बहुत सारी, चुंबन का चिन्ह भूल गई क्या? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, तमीज से बात करो, अनोखी क्रिश पर भड़कते हुए कहती है। अरे बेबी डॉल को गुस्सा आ गया, टीयर्स ऑफ जॉय, क्रिश हंसते हुए कहता है। मिस्टर क्रिश, आप बता रहे हैं कि नहीं, क्यों कॉल किया है, या मैं कॉल कट कर दूं? अनोखी चिल्लाते हुए कहती है। अनोखी को ज्यादा गुस्से में देख क्रिश कहता है, अरे रुको रुको, कॉल मत काटो, बता रहा हूं। अनोखी क्रिश के बोलने का वेट करने लगती है।
आंटी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और आंटी का चेकअप भी करना है, इसीलिए उनको लेकर हॉस्पिटल आ जाना। बस यही बताने के लिए कॉल किया था। इसमें इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? बताओ, भलाई का जमाना है नहीं है तो आप इतनी देर से जो बकवास कर रहे हैं उसकी जगह अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? मिस्टर क्रिश अनोखी मिसमिसाते हुए कहती है। बिगड़ा तो कुछ नहीं मिस, बेबी डॉल पर आपसे बात नहीं हो पाती ना, इतनी बात आप कहाँ करती है? अगर मैं डायरेक्टली मैन पॉइंट की बात कर देता तो। अनोखी गुस्से में क्रिश को कहती है, आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं डैड का नंबर दे दूंगी आपको। मॉम से रिलेटेड जो भी बात करनी है आप उन्हीं से कीजिएगा। मैं अंकल का नंबर लेकर क्या करूंगा? मुझे तो उनकी प्यारी बेटी से बात करनी है, मैं तो तुम ही को कॉल करूंगा। क्रिश की ज्यादा बकवास ना सुनते हुए अनोखी उसका कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ क्रिश मोबाइल उठाकर देखता है तो कॉल कट चुका था और क्रिश उस मोबाइल को अपने सीने पर लगाते हुए कहता है, मेरी बेबी डॉल को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा है कि मैं डॉक्टर हूं उसका स्ट्रेस आउट कम करने के लिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी बेबी डॉल को मनाने के लिए। इसके साथ ही वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हमारी ऐश शिमला के ख्यालों में खोई हुई थी। ऐश का रखकर जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर देती है, उसे बस अनोखी को उसके घर से उठाना था। उसने पहले ही दादाजी से टिकट बुक करने के लिए कह दिया था। ऐश रेडी होकर अनोखी के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते भर वो शिमला जाने के ख्यालों में खोई हुई थी। शिमला की धूप में चमकते हुए पहाड़ियों की ओर बढ़ते हुए कदम। ऐश ने अपने मन में सोचा, इस समय तो शिमला में बर्फबारी नहीं चल रही होगी, लेकिन घर से दूर जाने के बाद वहां खुली हवाओं में सांस लेने का आनंद ही कुछ और रहेगा। यहाँ की फ्रस्ट्रेशन से दूर माइंड रिफ्रेश करने के लिए बेस्ट जगह है। शिमला के बारे में सोचते हुए उसे अपना मिशन याद आ गया और वो मिशन था अनोखी के पेरेंट्स को मनाना शिमला जाने के लिए। ऐश पॉइंट ऑफ व्यू। अनोखी और मैंने पहले शिमला के लिए एक सफ़र का इरादा किया था। हम दोनों को इस सफ़र की बेहद उत्सुकता थी, लेकिन मुझे उससे पहले उसके परिवार से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। ये सब सोचते हुए ऐश अनोखी के घर पहुंच जाती है। पार्किंग एरिया में अपनी कार खड़ी कर अंदर की ओर आती है। वह अंदर आकर जोर से चिल्लाती है, अनोखी कहाँ पर हो अंकल आंटी? ऐश की आवाज़ सुनकर अनोखी बाहर आकर कहती है, तुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है ना, अभी फोन में बात की है तूने और इतनी जल्दी टपक गई। What you mean टपक है? अरे मेरी जान, मुझ में सब्र ही तो नहीं है और ये तुझे आज पता चल रहा है। जब से मैंने सुना है शिमला जाने के बारे में मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर शिमला जाना है। अभी तो मैं रास्ते भर शिमला के बारे में सोचते हुए आई हूँ। ऐश की बात सुनकर अनोखी नाम है सर हिलाकर कहती है, तू सच में पागल है? पता नहीं ऐसी पागल को मैंने दोस्त कैसे बना लिया। ऐश अनोखी को तिरछी आंखों से देखते हुए मस्ती से गाना गाती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता बेटा, तेरे को दोस्त बनाने से पहले सोचना चाहिए था। चल मेरा दिमाग खराब मत कर, यह बता मेरी आंटी कहाँ पर है और कहाँ लगी है उनको चोट? बहुत जल्दी याद आ गई तुझे आंटी की। मुझे लगा तू अपना शिमला पुराण बंद ही नहीं करेगी। देख मुझे आंटी की फिक्र है, बस मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। तेरे से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं अंकल आंटी से परमिशन लूँ और तू वहां ना नुकुर करे। हाँ बाबा, मैं नहीं करूँगी मना, मुझे भी जाना है। अब तू कॉलेज नहीं जाएगी तो मैं अकेली यहाँ रहकर क्या करूँगी फिर? मन में सोचकर, और वैसे ही वह कृष्ण नाम का रक्षक मेरे पीछे ही पड़ गया है, ऐसा ना हो कि मॉम को देखने के बहाने घर ही पधार जाए। ऐश अनोखी को हिलाती, ओह मैडम तू कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मॉम रूम में है, तू चल रूम में, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। ऐश मिसेस वलूथरा के रूम में जाकर डोर नॉक करती है। मैसेज लूथरा, आ जाओ। ऐश अंदर आती है। ऐश को देखकर मैसेज लूथरा मुस्कुराती है और कहती है, अरे बेटा आओ ना बैठो, गेट नोक क्यों कर रही थी, आ जाती ऐसे ही। ठीक है ना आंटी, मैंने सोचा कहीं अंकल ना हो और आप लोगों का क्वालिटी टाइम ना चल रहा हो, इसलिए मैंने सोचा गेट नॉक कर ही लेना चाहिए। मिसेस लूथरा हंसते हुए, हट बदमाश कैसी बातें करती है? मैंने सुना है आपका एक्सीडेंट हो गया है, ज्यादा लग गई क्या? उनके पास बैठते हुए उनका पैर देखती है।
नहीं बेटा, ज्यादा नहीं लगी है, बस ऐसे ही थोड़ी पैर में चोट लगी है। कल एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी जिसके कारण मैं गिर गई। वह तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया और इतनी केयर की मेरी। ऐसे ही मैसेज लूथरा और ऐश यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। मिसेस लूथरा कहती है, अनोखी कहाँ पर है, मिली तेरे से कि नहीं? बेटा मेड को आवाज लगाओ, कुछ नाश्ता लेकर आएगी। हाँ हाँ मिल गई हूँ आंटी अनोखी से, नीचे आप प्रीसन मत हो। और हाँ मैंने उसको काम पर लगा दिया है, नाश्ता बही ला रही है। ऐश की बात सुनकर मैसेज लूथरा हंसने लगती है। इतने में ही अनोखी कुछ ड्रिंक लेकर रूम में आती है और दोनों को हंसते देख मुंह बनाते हुए कहती है, मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पर मेरी ही बुराइयां चल रही है और मेरी बुराइयों पर आप दोनों हंस रहे हैं। अरे वाह, तुझे पता चल गया कि तेरी बुराइयां चल रही थी, ऐश ने कहा। तो मेरी मॉम और तू तभी इतना हंसते हो जब कोई मेरी बुराई होती है ना मॉम? इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? दोनों फिर से हंसने लगते हैं। आंटी मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। ऐसी कौन सी बात करनी है बेटा आपको इम्पोर्टेंट? आंटी दादाजी के बिजनेस पार्टनर की बेटी की शादी है शिमला में। दादाजी और दादी माँ दोनों नहीं जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि अभी फ्रेशर्स पार्टी के कारण कॉलेज नहीं लग रहे हैं और दादा दादी के बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि मैं और अनोखी शिमला घूम आते हैं। बस उसी के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी, क्या मैं अनोखी को लेकर चली जाऊं? अंकल ने आपको और अनोखी को शिमला जाने की परमिशन दे दी? मैसेज लूथरा ने पूछा। हाँ आंटी उन्होंने ही दी है, बस मैं आपसे ही परमिशन लेने आई हूँ क्योंकि अनोखी डर रही थी कि आप लोग मना न कर दे। और ऊपर से आपका एक्सीडेंट भी हुआ है तो वह आपको ऐसा अकेले छोड़ना नहीं चाहती है। पर बेटा एक्सीडेंट तो छोटा सा हुआ है, और जब अंकल न परमिशन दे दी तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? उन्होंने कुछ सोचकर ही हाँ कहा होगा। मिसेस लूथरा की बात सुनकर ऐश जोर से आकर उनके कान में चिल्लाती है और उन्हें गले लगा लेती। यह मुझे पता था कि आप जरूर हाँ कर दोगे। ये अनोखी फालतू मुझे डरा रही थी। अनोखी जो अपने सामने बैठे दो अजीब प्राणी को देख रही थी ना, मैं सिर हिलाकर कहती है, क्या पक्का आप दोनों मुझसे प्यार करते हो? जब देखो तब मेरी बुराई करते रहते हो। और मैंने कब तुझे डराया? मैंने बस इतना कहा था कि मॉम का एक्सीडेंट हुआ है, अभी उनको मेरी जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं समझ गई। अब चल तू जल्दी से तैयार हो, मैं तेरे कपड़े पैक करने में मदद करती हूँ। वैसे मैंने अपनी पैकिंग पहले ही कर ली है। क्या? अनोखी ना चौंकते हुए कहा, इतनी जल्दी तूने पैकिंग भी कर ली? पर ऐश हम लोग वहाँ शादी में जा रहे हैं, हमें यह नॉर्मल कपड़े लेकर नहीं जाना है, हमें शादी के हिसाब के कपड़े रखने पड़ेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो अपने वार्डरोब में जो मुझे सही सही लगा वह मैंने रख लिया। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अनोखी अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है। मिसेस लूथरा दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर कहती है, तुम लोग एक काम करो, अभी तुम लोग शॉपिंग पर चले जाओ, अंकल से मैं बात कर लेती हूँ। तुम्हारी टिकट शाम की कर देंगे जिससे तुम लोग रात को आराम से निकल जाओ, तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सुबह तक तुम लोग शिमला पहुंच जाओगे। मिसेस लूथरा की बात सुनकर ऐश उनके गालों को चूमकर कहती है, आई लव यू आंटी, एक आप ही हमारी सेवियर हो। अनोखी और ऐश मिसेस लूथरा को बाय कहकर शॉपिंग मॉल की ओर चले जाते हैं। वह पर उन लोगों ने शादी से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उनके के हिसाब से ड्रेस खरीदी थी। ऐश को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अनोखी उसकी हेल्प कर रही थी। सारा सामान लेने के बाद दोनों शॉपिंग मॉल से लौटते हैं और अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ये सब करते हुए दोनों को शाम हो गई थी। दादाजी ने सख्त हिदायत दी थी कि यहाँ वहाँ अकेले नहीं जाना है, बॉडीगार्ड को अपने साथ रखना है। दादाजी की बात पर दोनों अपना सर हाँ में दिला देते हैं। दादाजी खुद दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए हुए थे। चैप्टर 30 गाड़ी का खराब होना। दादाजी एयरपोर्ट में ऐश को हिदायत दे रहे थे कि वह अकेले यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, बॉडीगार्ड को अपने साथ रखेंगे। अनोखी दादाजी की बातों को सीरियसली सुन रही थी पर ऐश को बस शिमला जाने की चूल मची हुई थी। दादाजी ऐश की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा जो हमने आपसे कहा है आपने सुना है ना? जी दादाजी सुन लिया है। और कितनी बार कहेंगे आप वही चीज को बार बार? कौन सा आप मुझे अकेला भेज रहे हैं?
आपके दो यह मुस्टंडे भी मेरे साथ जा रहे हैं ना? ऐश ने मुंह बनाते हुए कहा। वह जा जरूर रहे हैं बेटा, लेकिन हमें आपकी हरकतें पता है। आप इन्हें चकमा देके निकल जाएंगी। वह हल्का सा हंसते हुए कहती है। हद होती है दादाजी, आपको तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप पर भरोसा नहीं है इसलिए अनोखी को आपके साथ भेज रहे हैं, क्योंकि अनोखी आपकी पूरी हरकतों की जानकारी हमें देगी। ऐश मन में देसे में इसे देने दूंगी ना। ऐश दादाजी को अपनी आंखें रोल करते हुए देखती है और कहती है, आप सच में मेरे ही दादाजी हैं ना? दादाजी हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल मैं आपका दादा ही हूँ। लेकिन जो आपकी हरकत है ना, वह आपकी दादी जैसी, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ी देर बाद उन लोगों के प्लेन की अनाउंसमेंट होती है। दादाजी दोनों के माथे पर किस करके कहते हैं, अच्छे से जाना और एंजॉय करना, ठीक है? ऐश दादाजी को गले लगाती है और उनसे कहती, आप फिक्र मत करना, दादी का ख्याल रखना और उस छोटी चूहिया का भी। ऐश की बात सुनकर दादाजी और अनोखी हंसने लगते हैं। अनोखी दादाजी के गले लगती है और कहती, दादाजी आप अपना भी ख्याल रखना, हम लोग वहां पहुंचते साथ ही आपको कॉल करेंगे। कुछ देर बाद दोनों प्लेन में चढ़ जाती हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर बाद उनकी प्लेन टेक ऑफ करती है। अभी रात का समय था तो प्लेन में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। रात का डिनर होने के बाद अधिकतर सीट्स में लोग सो ही रहे थे। अनोखी और ऐश भी अपनी सीट को एडजस्ट कर उसमें आराम करने लगते हैं। सुबह के समथिंग 4 बजे अनोखी ऐश के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाती है। ऐश उठो, प्लेन में अनाउंसमेंट हो रही है, हम लोग शिमला पहुंचने वाले हैं। ऐश अपनी आंखें रब करते हुए कहती है, यार आधी रात को उठना मेरे से नहीं होता है, इसलिए मैंने दिन की फ्लाइट के लिए कहा था दादाजी को। ओ माय गॉड, ऐश अभी आधी रात नहीं हुई है, सुबह के 4 बजे बज रहे हैं, कभी तुम जल्दी उठो तब तुम्हें पता चले ना। हाँ मेरी माँ समझ गई, उठ गई मैं। वह अपनी सीट से उठकर प्लेन के बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ 20 मिनट बाद उनकी प्लेन शिमला एयरपोर्ट पर लैंड होती है। प्लेन से उतरकर दोनों अपना लगेज लेती हैं और एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। दोनों जब बाहर आती हैं तो कहती, यहाँ पर बहुत ठंड है, हमें गर्म कपड़े पहन लेना चाहिए थे प्लेन में ही। ऐश अनोखी से कहती है, ये बात तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी। बाहर आकर दोनों देखते हैं कि उन दोनों के लिए गाड़ी आकर खड़ी है, जिसमें ड्राइवर खड़ा हुआ है जिसने उनके नाम का बोर्ड लिया हुआ था। ऐश अपना नाम पढ़कर उससे कहती है कि मैं मिस कपूर हूँ। वह ड्राइवर है, उसके सामने सर झुकाकर उन्हें नमस्ते करता है। ऐश और अनोखी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और उनका लगेज दोनों बॉडीगार्ड लेकर आ रहे होते हैं। लगेज को देखकर ऐश कहती है कि एक काम करो, इस कार में आप दोनों चले जाओ और जिस कार में हम लोग जा रहे हैं उसमें हमारा लगेज रख दो। बॉडीगार्ड ऐश से कहते हैं, पर मैडम कपूर साहब का सख्त ऑर्डर था कि आपको अकेले नहीं छोड़ना है। अरे पर आप लोग एक ही कार में कैसे बनोगे, हम लोगों को गोद में लेकर जाओगे क्या? ऐश की बात सुनकर बॉडीगार्ड कहते हैं कि हम में से कोई एक आपकी कार में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग उस कार में चले जाए, हम लोग इस कार में जा रहे हैं। अनोखी देखती है कि ऐश बॉडीगार्ड से बहस कर रही थी तो वह कहती है, चलने देना, तेरे को दिक्कत क्या हो रही है चलने में? ऐश अनोखी का हाथ पकड़कर कहती, नहीं हम दोनों एक ही कार में अकेले जाएंगे, हम लोगों को पर्सनल चैट्स करना है, इन लोग सुनेंगे, दादाजी को बोल देंगे। ऐश की बात सुनकर बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, मैं मिस्टर कपूर को कॉल करके पूछ लेता हूं। तो ऐश चिल्लाते हुए कहती कि 4 बजे तुम दादाजी को कॉल करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं बोल रही हूं ना, यहां पर मेरे ऑर्डर चलेंगे, ठीक है ना? आप चुपचाप जाकर आगे वाली कार में बैठिए, पीछे वाली कार में हम लोग आ रहे हैं। ऐश की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखते हैं। ऐश उनको टस से मज होता ना देख जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग जा रहे हो कि नहीं? ऐश ऐसे चिल्लाने पर दोनों बॉडीगार्ड सक पका जाते हैं और जल्दी जल्दी सामान को दूसरी गाड़ी में रख आगे वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं। दोनों बॉडीगार्ड को आगे वाली गाड़ी में बैठते देख ऐश तिरछी मुस्कान लिए अनोखी को देखती है और कहती है, अब आएगा मजा, और दोनों पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाती है।
अनोखी ऐश के कंधे को पकड़कर कहती, सच सच बता, तू करना क्या चाहती है? अरे कुछ नहीं करना चाहती, बस ये खुली हवाओं का मजा लेना चाहती हूँ, और इन बॉडीगार्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग दादाजी के ही चमचे हैं। मैडम यह मत करो, मैडम वह मत करो, मैडम बाहर मत जाओ, मैडम यहाँ मत जाओ, यही करते रहते। कम से कम इन लोग आगे जाएंगे तो पीछे हम लोग मौज मस्ती के साथ आ सकते हैं। ऐश्वर्या की पूरी बात सुनने के बाद अनोखी कहती है, तू जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा ना। ऐश हंसते हुए कहती है, कभी नहीं मेरी जान। दोनों का एयरपोर्ट से निकल जाती हैं। ड्राइवर मिस्टर गुप्ता के भेजे हुए थे, इसलिए उनको मिस्टर गुप्ता के होटल में ही ले जाकर छोड़ना था, क्योंकि शादी का सारा कार्यक्रम वहीं से होना था और ऐश और अनोखी के लिए रूम वहीं बुक किए गए थे। शिमला में अभी भी ठंड के कारण कोहरा छाया हुआ था। ऐश्वर्या अनोखी का ड्राइवर थोड़ा एज्ड होने के कारण धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण उनके बॉडीगार्ड की गाड़ी आगे निकल गई थी। कुछ देर बाद ऐश्वर्या अनोखी की गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। बीच रास्ते में गाड़ी को रुकता देख ऐश ड्राइवर से पूछती है कि क्या हुआ। ड्राइवर ऐश से कहता है कि मैं देख कर आता हूं मैडम, आप लोग बाहर मत निकलिएगा। ऐश हाँ में सिर हिला देती है और ड्राइवर गाड़ी चेक करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ऐश के पास आता और कहता है कि मैडम गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, हमें आगे वाली गाड़ी को रोकना होगा। ऐश ड्राइवर की बात सुनकर रहती है, ठीक है, आगे वाले ड्राइवर को कॉल कर दो, वह गाड़ी रिटर्न ले आएगा। ड्राइवर कहता है कि उसके पास नंबर नहीं है उस ड्राइवर का, आप बॉडीगार्ड्स को कॉल कर लीजिए। ऐश कहती है कि बॉडीगार्ड्स के नंबर नहीं है मेरे पास, दादाजी ने कहा था कि वह हमेशा साथ रहेंगे, तो इसलिए मैंने उनका नंबर नहीं लिया। ऐश की बात सुनकर अनोखी ऐश की टिप्पणी में खींचकर मारती और कहती, इसलिए वह बोल रहा था कि एक को अपने साथ रहने दो, कम से कम दोनों की कनेक्टिविटी रहती तो गाड़ी आ जाती। ऐश अनोखी को घूरते हुए कहती है कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही है, तूने लिया क्या बॉडीगार्ड का नंबर, मुझे क्या पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। थोड़ी देर रुकते हैं, जब वह लोग देखेंगे कि पीछे हमारी गाड़ी नहीं आ रही है तो वो लोग खुद आ जाएंगे। 10 मिनट वेट करने के बाद भी उनकी गाड़ी नहीं आती है। ऊपर से रात का समय था और जंगल में गाड़ी रुकी थी, इसलिए ड्राइवर कहता है कि मैडम हमें यहाँ से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है ड्राइवर भैया, पर यहाँ इतनी रात को लिफ्ट देगा कौन, जब से हम खड़े हैं कोई एक बंदा तो निकल नहीं है, और पता नहीं दादाजी के भेजे गए बॉडीगार्ड किस टाइप के, जब उनको हमारी गाड़ी पीछे दिख नहीं रही है तो उनको लौटकर आना चाहिए ना। ड्राइवर कहता है कि मैडम उनको हमारी गाड़ी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि कोहरा ज्यादा, उनको यही लग रहा होगा कि कोहरे के कारण हम देख नहीं रहे हैं, अब वह अपनी गाड़ी में चले जा रहे हैं। ड्राइवर की पूरी बात सुनने के बाद ऐश कहती है कि अब हम क्या करें, अब कोई गाड़ी निकलेगी तो उसे लिफ्ट लेते हैं। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से निकलती है, अनोखी जल्दी जाकर उस गाड़ी को रोकते हैं। अनोखी के रोकने पर वह गाड़ी नहीं रुकती और आगे चली जाती है। अनोखी उसके ड्राइवर को मन ही मन कोसती है कि कैसा है, अकेली लड़की देख रहा है फिर भी गाड़ी नहीं रोक रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद वह गाड़ी रिवर्स आती है और अनोखी के सामने रुक जाती है। जब गाड़ी का कांच नीचे होता है तो अनोखी उसमें क्रिश को बैठा देख जोर से चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही क्रिश अनोखी को शिमला में देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इतनी रात को भूतों के जैसे क्यों टहल रही हो और यह क्या लिफ्ट लिफ्ट खेल रही हो? अनोखी क्रिश की बात पर दांत किटकिटाते हुए कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम लोग लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। क्रिश हल्का सा बाहर झनकर गाड़ी की ओर देखता है और कहता, हाँ गाड़ी खराब हो गई है, सो अब क्या करेंगे मिस अनोखी आप? मैं कुछ भी करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अनोखी को ऐसा कहता देख ड्राइवर जल्दी से सामने आता है और कहता है, साहब मैडम लोगों को रॉयल होटल जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप इन दोनों को लिफ्ट दे देंगे? ड्राइवर की बात सुनकर अनोखी कहती है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ऐश को इतनी देर से अनोखी को देख रही थी, वह अपनी कार का दरवाजा खोल बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ, ये हमें लिफ्ट नहीं दे रहे हैं क्या? क्रिश अनोखी को एक नज़र देखता है और कहता है, और दो ब्यूटीफुल नारी इस जंगल में फंस गई बेचारी। क्रिस की फ्लर्टिंग टोन को सुनकर ऐश हंसते हुए कहती है,
अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। दोनों की भाईबंदी को देखकर अनोखी ऐश के कंधे पर मारती और कहती है, क्या कर रही है, तुझे चुपचाप गाड़ी में बैठने बोला ना, मैं देख रही हूं ना इधर। ऐश अनोखी की बात पर कहती, तू क्या देख रही है, अच्छा खासा बंदा गाड़ी लेकर खड़ा है, तू बहस कर रही है, ये नहीं कि उससे रिक्वेस्ट करें कि वह लिफ्ट देकर हमें होटल तक पहुंचा दे, इतनी रात को क्या तू दूसरी गाड़ी का वेट करेगी। ऐश, मैं इसकी गाड़ी में कभी नहीं जाऊंगी, चाहे सारी रात मुझे यहाँ रहना पड़े। वैसे भी सुबह होने वाली है, कुछ देर वेट करते हैं और साधन मिल जाएंगे। अनोखी की बात पर ड्राइवर कहता है कि मैडम आप यहाँ नहीं रुक सकती, एरिया सही नहीं है, आपको उनके साथ चले जाना चाहिए। ऐश अनोखी को समझाती है, दोनों ड्राइवर और ऐश की बात सुनकर अनोखी मान जाती है। ड्राइवर अपनी कार से दोनों का लगेज निकाल क्रिश की गाड़ी में रख देता है और दोनों लड़कियां पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और क्रिश गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मौसम में आए बदलाव के कारण ऐश को छींक आ जाती है। ऐश देखती है कि सामने वाली सीट से किसी ने उसको रुमाल पास किया है। जैसे ही ऐश उस रुमाल को लेती है तो सामने वाले शख्स का चेहरा देखती है तो जोर से चिल्लाती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐश का चिल्लाना सुनकर अनोखी सामने देखती है तो वह भी शौक रह जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।